चलिए, बढ़िया मूड में है भारतीय बाजार। प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में मेंशन करा, बैक टू बैक सेकंड स्ट्रेट डे बढ़िया मजबूती का। तो कल इंट्राडे लोज से 350 पॉइंट का पावरफुल कमबैक था और उसके ऊपर आज फिर शुरुआत के 1 घंटे थोड़ा सा लड़खड़ा है, उसके बाद तस्वीर क्लियर थी, मन तेजी का था। और एज वी स्पीक दिन के हाईज पे भारतीय बाजार इस समय कामकाज करते हुए। क्विकली एशिया दिखा देता हूं जो इस समय बंद हो रहा है या बंद हो चुका है, और यूएस के फ्यूचर्स दिखा देता हूं। एशिया लार्जली मिला जुला ही कामकाज कर रहा है और यूएस के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट पड़े हुए हैं। ध्यान रखिए, 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं वहां पे। जेरोमी पॉवेल साहब की आज शाम को स्पीच और कल शाम उनका अपना इन्फ्लेशन का नंबर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम जब पॉवेल साहब बोले थे तो बाजार की एक्सपेक्टेशन से कम हॉकिश थे। ब्याज दरों में बढ़ने की बात टेबल के बाहर निकाल दी थी उन्होंने, और अभी भी उम्मीदें जगा रखी थी कि दरों में कटौती पॉसिबल है, लाइकली है। तो लेस हॉकिश फेड के लिहाज से ये इन्फ्लेशन का प्रिंट कल का काफी इंपॉर्टेंट होगा। खैर, इन सब पे आगे और डिटेल में चर्चा करते चलेंगे, लेकिन पहले वीरू से जान लीजिए आज अगले 1.5 घंटे हम दोनों के अलावा और क्या क्या है। जी हाँ, हम दोनों के अलावा बहुत सारे लोग हैं। पहले तो आपकी स्क्रीन पे पैनल रखता हूँ, वो पैनल जो मौजूद रहेगा हमारे साथ कॉल्स को बताने के लिए। प्रकाश गवास है सबसे वरिष्ठ इस पैनल में, वो होंगे हमारे साथ ही साथ मनोज जायसवाल लखनऊ से, जितिन गेडिया होंगे शेर खान से, रचना वैद्य, प्रशांत सावंत, श्रीकांत चौहान आज सभी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इनसे करेंगे टेक्निकल कॉल से बातचीत और एक एक करके अगर आप देखें फंडामेंटल नोट पर भी बातचीत करेंगे। और इस क्रम में हमारे साथ आज मयूरेश जोशी होंगे। और इस पैनल से बातचीत करने के बाद हम कॉर्पोरेट स्कैन का सिलसिला शुरू करेंगे। और आज इस बड़ी डील के बाद श्रीराम फाइनेंस द्वारा और वागर पिंकस को अगर आप देखें अपना हाउसिंग फाइनेंस कारोबार बेचने के बाद एग्जैक्टली उनकी रणनीति क्या है, क्यों ये अगर आप देखें डील हुई। हालांकि रेगुलेटरी अप्रूवल का भी इंतजार रहेगा, बट आज कॉर्पोरेट स्कैन में 2:20 पे उमेश रेवांकसी से बात होगी। उसके बाद आज बातचीत करेंगे मेटल्स की तेजी, निफ्टी मेटल इंडेक्स एट ऑल टाइम हाई। मनीषा जी से खास डेडिकेटेड डिस्कशन होगा मेटल्स पे, स्पेशली कॉपर पे। उसके बाद डिफेंस स्टॉक्स एक नए उछाल की तरफ, HUL आज ऑल टाइम हाई पे है, याद रखिएगा, HL माफ कीजिएगा। तो बातचीत करेंगे उस पर एग्जैक्टली आशीष से ही, और ब्रोकरेज व्यूज क्या है डिफेंस स्पेस पे। उसके बाद यतिन से बातचीत करेंगे MSCI पर होने वाले बदलाव पर। और उसके बाद आएगा 4 का चौका। ये 4 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। सस्ता ऑप्शन मानस जी के सौजन्य से रचना वैद्य आज फिल्म सुपरस्टार, प्रशांत सावंत मिड कैप फंडा और मयूरेश जोशी जी आज मिड कैप फंडा देंगे। प्रशांत सावंत चार्ट का चमत्कार देंगे। और साथ ही साथ हमारे साथ आज गुरमीत चड्ढा मौजूद होंगे आज बातचीत करने के लिए बिग मार्केट वॉइसेस में। आशीष, तो इस वक्त आप ये समझ लीजिए कि जितना सुसज्जित ये पैनल है उतना ही सुसज्जित बाजार डे हाई पर निफ्टी। और इसकी चर्चा अच्छा, पहले तो दिखाता हूं निफ्टी लाइका स्क्रीन पे प्लीज। शुरुआत में थोड़ा सा लड़खड़ाए थे, मेरे ख्याल से 20-25 पॉइंट के एक समय लाल निशान में भारतीय बाजार थे, और कल ही की तरह कल भी ऐसे ही हुआ था। 10-10:30 बजे के बाद से फिर ट्रेंडिंग मूव था। आज भी वो शुरुआती मोमेंटम लूज आउट, स्टीम लूज आउट होता हुआ लग रहा था। उसके बाद एक ट्रेंडिंग मूव है दिन के हाईस पे भारतीय बाजार। जब ग्लोब ठंडा पड़ा हुआ है, हमने बहुत अंडर परफॉर्म कर रखा है, तो 2 दिनों से बड़ा पावरफुल कमबैक है, हम ग्लोब को आउट परफॉर्म कर रहे हैं एटलीस्ट पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में। और आज की एक बार कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आता हूं स्क्रीन पे। आज दिग्गज हैवीवेट रिलायंस इंडस्ट्रीज गजब करा हुआ है, साथ कोई लार्सन एंड टूब्रो, M&M, HDFC बैंक के 2 हैवीवेट तो स्क्रीन पे वैसे ही चमकते हुए आपको नजर आ रहे हैं, जो मदद कर रहे हैं। अच्छा है, स्क्रीन अच्छी है, देख के लग रही है। ब्रॉडर मार्केट्स की एक बार दिखा देता हूं एडवांस डिक्लाइन, 4:1 का रेशियो एडवांसेस के फेवर में। तो ना सिर्फ इंडेक्स, ब्रॉडर मार्केट्स भी बढ़िया स्ट्रॉन्ग स्टेडी बने हुए हैं, पूरा टेक्सचर बढ़िया बना हुआ है। आज सुबह क्या चर्चा हुई थी, पहले उसको रिकैप कर देता हूं। अपना वीरू पहला बेस वो था 22,019, 22,978, उसी पहले बेस पे आया और वहीं से भारतीय बाजार घूमते हुए नजर आए थे। तो कल 100 डेमा से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक लेते हुए भारतीय बाजार और मोमेंटम अब कंटिन्यू कर रहा है, एक बढ़िया रिलीफ रैली रेंज पे प्ले आउट हो रही है। सुबह चर्चा हुई थी कि हमारा पहला रेजिस्टेंस और इंपॉर्टेंट होगा 22,212 का स्तर, वो 50 डेमा है, और वो मेरे ख्याल से वो कॉल राइटर्स का जोन भी था। एक बार निकलेंगे, मैं उसी लेवल पे नजर रखा हुआ था, क्योंकि सुबह याद दिलाया था आपने 22,212 याद रखिएगा, और उसके ऊपर निकले। अब उस ट्रेजेक्टरी से अब हम सेकंड रेजिस्टेंस जोन की तरफ जा रहे हैं वीरू।
ब्यूटीफुली प्ले आउट होता हुआ अब तक, लेकिन अब मिडवे हैं अपन दोनों रेजिस्टेंस जोन्स के। कैसा प्लेस लग रहा है भारतीय बाजार, इंडिविजुअल स्टॉक्स वगैरह हेवीवेट्स को देखकर क्या मूड बन रहा है, रणनीति क्या होगी या टेक्सचर कैसा लग रहा है अब? ठीक है आशीष, आज सुबह बात हुई थी कि फोकस करिए लेवल्स पे, लेवल टू लेवल रेटिंग। और आपको मैं एक चीज बताऊंगा, अमीन, आपने जो कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट दिखाई, रिलायंस इज क्रिएटिंग ए डिफरेंशियल बिटवीन बोथ इंडस्ट्रीज। निफ्टी और निफ्टी बैंक में जो डिफरेंशियल है वो रिलायंस क्रिएट कर रहा है। और इसीलिए मैंने क्यों कहा था आप पिवट पॉइंट्स पे फोकस कीजिए। सुबह क्या हुआ, बातचीत हुई थी, रेजिस्टेंस वन लेके आइएगा। टिल द टाइम आप नहीं क्रॉस कर रहे हैं 22,156 212 की ट्रेजेक्ट्री को, इट विल बी ए सेल ऑन राइज। खुल के कोलैप्स हुए, कोलैप्स होकर करीब 22,080 का जोन छुआ, उसके बाद स्ट्रेंथ आई। मैं आपको 10 बजे क्या बता रहा था, बार बार आपको याद होगा कि कल एफआईज ने 1,90,000 पुट शॉर्ट की है। बाजार कोलैप्स शायद ना हो अगर शुरुआती बाजार टिक गया तो। कल पुट राइटर था 22,000 पे, फिर उसके बाद वो पुट राइटर सुबह सुबह 9:15 से 10:15 के बीच में 22,100 की स्ट्राइक पे आ गया। मेरा दूसरा पॉइंट था कि द मोमेंट यू विल क्रॉस 212, देखिए टेक्निकल्स में सबसे ज्यादा अगर आप देखिए गंभीर कोई सप्लाई पॉइंट होता है तो वो होता है 50 डेमा। ये डायरेक्शन को अगर आप देखें चेंज करने का और डायरेक्शन को रीगेन करने का बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है। हमने जैसे ही 50 डेमा पार किया ना आशीष, 212 ऑलमोस्ट, अब हम स्विंग दे चुके हैं 22270 तक का। और मेरा मानना है कि इस कार्यक्रम में अ स्विंग टुवर्ड्स 309 लुक्स पॉसिबल। फर्स्ट इंस्टेंस में 309 की पॉसिबिलिटी मेरे को लग रही है। क्यों? रिलायंस, एल&टी, इन्फोसिस, दिग्गज वो थ्रस्ट जनरेट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वकालत में यही करूंगा आशीष कि एक रीजनेबल अपना पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस लेके चलते रहिए, क्योंकि 309 क्या है, 304 क्या है, समझिए यह है आपका फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एज ऑफ नाउ आशीष, ये जो प्राइस है ना आपकी स्क्रीन पे, इट्स 22256, इट्स 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यहां थोड़ी अड़चन आएगी, बट अगर क्रॉस हो गया तो 304 309 तक का स्विंग पॉसिबल है। तो हमने पिछले 1 घंटे में 50 डेमा को पार किया, हमने 22,200 के कॉलाइटर को पार किया, बट थैंक्स टू आई थिंक कुछ क्रिटिकल स्टॉक्स, रिलायंस, इन्फोसिस और एल&टी बहुत ओवरसोल्ड था आशीष, वहीं से पुल बैक आ रहा है। तो मेरे ख्याल से 309 पे फोकस कीजिए। 6 स्ट्राइक्स आपकी स्क्रीन पे आएंगी। आइए स्ट्राइक्स देखिए, इन स्ट्राइक्स का बिल्डअप सिर्फ आज के पर्सपेक्टिव से नहीं, कल के और परसों के पर्सपेक्टिव से काफी क्रिटिकल है। लेके आइए डायरेक्टर साहब वो 3 स्ट्राइक्स। इसमें क्या क्या है, 22,200 पे कॉल राइटर नहीं है, 300 पे अगर आप देखें अब नहीं है, और इनफैक्ट 22,400 का कॉल राइटर अब बैकफुट पे आता हुआ है। दैट्स गुड। आपकी स्क्रीन पे क्या हो रहा है, 22,200 का जो पुट राइटर है आशीष, वो इंट्राडे में कन्विक्शन रीगेन कर रहा है। वो 40 लाख पुट बिकी है, आउटस्टैंडिंग वही 52 लाख का। तो मेरे ख्याल से आशीष, अगर आपने एक 70 पॉइंट का 60 पॉइंट का स्विंग ले लिया है तो भी अच्छी बात है, बट अगर यहां पे आप रिस्क ले सकते हैं तो वैल्यू एट रिस्क 50-60 पॉइंट रख के कुछ देर देखिए। मेरे ख्याल से 304 309 तक का स्विंग मिल जाएगा। अगर 309 मिल गया देन वी विल प्रिपेयर फॉर 371 जो सुबह पिवट पॉइंट डिस्कस किया था। बट एज ऑफ नाउ आशीष, हम फोकस करेंगे 309, क्योंकि आशीष हम 2 एवरेजेस को, क्रिटिकल को 10 और 20 डेमा को अब स्ट्राइक करने जा रहे हैं पोस्ट क्रॉसिंग 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और इसके पीछे जो कंट्रीब्यूटर्स हैं आशीष, वो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। आशीष बिल्कुल ठीक। तो बहुत लाइकली कि आने वाले 1-1.5 घंटे में और सिग्निफिकेंट मूव्स निफ्टी डिलीवर करता हुआ नजर आए। बने रहें एक पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस के साथ। शायद लाइकली है 309 तक के लेवल्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आए। बढ़िया, यह है निफ्टी की बात। निफ्टी बैंक चर्चा हो ही रही थी, यह है ओवरसोल्ड पॉकेट। कल इस ओवरसोल्ड पॉकेट ने लोअर लेवल से एक मीनिंगफुल थ्रस्ट जनरेट करा। पर वीरू दिक्कत यह कि जब आपने निफ्टी की कमेंट्री करी, जो तीनों नाम लिए वो महाशय यहाँ सब नदारत हैं। कोई रिलायंस, कोई लार्सन एंड टूब्रो, कोई इन्फोसिस, कोई बैंक आपने मेंशन नहीं करा। और दिक्कत उसमें भी ये है कि आईसीआईसीआई, एक्सिस दोनों ठंडे दबाव में इनफैक्ट कामकाज करते हुए आज के बढ़िया ट्रेडिंग सेशन में। सुबह अपन चर्चा कर रहे थे कि 48,020, 48,148, एक बार इसके ऊपर निकले तभी रिवर्सल पर बेट करिएगा। हम उस ट्रेजेक्टरी तक अभी आए ही नहीं है, तो फीका फीका था। अंडर परफॉर्मिंग इंडेक्स है वैसे तो, और फीका फीका था है मामला। क्या लग रहा है इस पॉकेट को देख के, क्या अप्रोच रहेगा?
आशीष, सुबह मेरा एक व्यू था कि 48,020 ना निकले और 47,864 लेवल ले आएंगे डॉक्टर साहब सुबह, तो एक बार शॉर्ट अटेम्प्ट कीजिएगा। और सुबह अच्छा शॉट मिला आशीष, सनराइज मिला अच्छा। क्या व्यू था उस वक्त? 834 48,020 बाइसेक्ट ना हो तो एक सेल कीजिएगा फर्स्ट इंस्टेंस में, लेकिन बात बहुत दूर की नहीं की थी, क्योंकि पहला बेस कहां पर है, जरा लेके आइए पहला बेस। उस शॉट को कवर करना है, क्योंकि निफ्टी बैंक ने कल अपने साथ एक स्ट्रेंथ कैरी करी थी। वो क्या कैरी करी थी वर्सेस निफ्टी? ये एक शेड बेटर था, क्योंकि इसने 50 डेमा को स्ट्राइक किया था। तो 505 और फर्स्ट बेस के आसपास कवर कर लीजिएगा। बट अभी तक आशीष, बिल्कुल सही कहा आपने, मैंने किसी भी बैंकिंग स्टॉक का यहाँ पे जिक्र नहीं किया। वो ऐसा कोई भी स्टॉक फ्यूचर नहीं है जो मेरे को शायद ये कह रहा हो कि आप थोड़ा सा एग्रेसिव होकर यहाँ पे बाय कॉल लीजिए, नहीं। और मेरे को लगता है आशीष, अगर बाजार निफ्टी भी कोलैप्स हुआ ना किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, तो वो लेके आएगा प्रेशर बैंक निफ्टी ही एज ऑफ नाउ, क्योंकि अभी तक कोई कंट्रीब्यूटर इमर्ज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जब तक कि वही पॉइंट है आशीष, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कॉल्स के जरिए। प्लीज जरा 6 स्ट्राइक्स लेके आइएगा। आप 48,000 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई देखिए। 48,000 की कॉल का जो आउटस्टैंडिंग वाई है वो अप्रोक्सीमेटली इस वक्त खड़ा हुआ है, मतलब कल तो था ही काफी सिग्निफिकेंट, आज करीब करीब 40 लाख का। आई मीन आपकी स्क्रीन पे सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग कहां पे हुई है? 48,000 पे। लेकिन पुट राइटिंग भी हुई है कहां पे? 47,800 पे। तो मैं थोड़ा टाइम लूंगा आशीष। 48,020 अगर बैंक निफ्टी में निकले तब जाके कोई कॉल लेंगे। और एक बात याद रखिएगा, जब निफ्टी बैंक का आप डेली चार्ट देखते हैं तो निफ्टी बैंक का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस है 48,090, जो कल 148 पे था वो नीचे आ गया है 1090 पे, 48,090 पे। तो टेक्निकली आशीष, बैंक निफ्टी पे अगर कोई अच्छा ट्रेड बनता है तो वो 48,020 48,090 के ऊपर ही बनता है। कन्विक्शन तब मिलेगा, एज ऑफ नाउ नहीं। बट मैं फिर कहूँगा आशीष, जो निफ्टी पे लॉन्ग आप कैरी कर रहे हैं या फिर ट्रेड कर रहे हैं या फिर राइड कर रहे हैं, प्लीज़ उस पर पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस लेके चलिएगा, क्योंकि बाजार ये थोड़ा सा यहाँ पर बड़े विक्स पे ऑपरेट कर रहा है, इसीलिए आशीष। तो प्रॉफिट्स को सरेंडर मत करिएगा, कहीं ना कहीं लॉक करने की चेष्टा कीजिएगा आशीष। बढ़िया। निफ्टी पे पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस के साथ हम होप कर रहे हैं कि कुछ और मोमेंटम पिकअप हो सकता है। 309 लाइकली है। निफ्टी बैंक अपनी ट्रैजेक्टरी में वैसे ही नहीं आया है, फिर से 48,020 48,090 के जोन्स पे आ रहा है। उसके ऊपर चलना शुरू हो तो कन्विक्शन बढ़ेगा। स्क्रीन एडिट है, मैं सब नोट डाउन कर लिया है। स्क्रीन पे अपन सब हैं, कुछ भी होगा तो वीरू के पास चलेंगे और समझ लेंगे समीकरण कैसे बैठ रहे हैं, क्या अप्रोच उस समय फ्रेश लेनी है। लेकिन आज मंगलवार के ये हो गए निफ्टी बैंक के अपडेट्स और इस पे चर्चा। आज ध्यान रखिएगा, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की एक्सपायरी का दिन, जिसमें ये सब HDFC बैंक, ICICI बैंक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। ट्रेंडिंग स्टॉक्स दिखा देता हूं आज के, यानी कि खूब एक्शन वाले स्टॉक्स। उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे उनके रडार पे क्या है। आज अब पता नहीं, इस समय ताजा स्थिति वायदा का टॉप गेनर था अदानी एंटरप्राइजेस। गजब के मूव बन रहे हैं। अगर पता नहीं, बाजार वर्डिट को लेके कभी कंफ्यूज रहता है और कभी इस तरह के स्टॉक्स में इस तरह के मूव दिखा के हमको फिर कंफ्यूज कर देता है। अदानी एंटरप्राइज में चर्चा करूंगा आगे शो में। महिंद्रा एंड महिंद्रा 4% का उछाल है, इसको लेकर वैसे अपडेट्स भी हैं, अभी चलेंगे गावा सर के पास इस स्टॉक पे। हीरो मोटोकॉर्प 3.25% का जंप, आवाज की 2 दिन से पिक बनी हुई है, टॉप कॉल पे शुमार होता रहा और देखिए क्या मूव्स बना रहा है। और JSW स्टील, वैसे JSW स्टील इकलौता है, अदरवाइज मेटल्स पूरे के पूरे बहुत बढ़िया मूव्स डिलीवर कर रहे हैं। ये लीजिए आगे। नालको 6.5%, सेल 5.25%, वेदांता खबरों में भी है 4.5% का उछाल। और न सिर्फ अदानी एंटरप्राइजेस, उसी पैक के अंबुजा सीमेंट्स भी देखिए आपकी स्क्रीन पे 4.25% का उछाल। जो दबाव में है, दिक्कत में है, अच्छे बाजार में सिप्ला 3-3.25% के दबाव के साथ। अभी अपन बात कर रहे थे निफ्टी बैंक के 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो सरदर्द कर रहे हैं, दोनों आपकी स्क्रीन पर रख दी प्रोड्यूसर साहब ने। ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, दोनों आधे % की कमजोरी के साथ ट्रेड करते हो और नेस्ले 1% का दबाव यहां पे। इसके अलावा खैर यूपीएल ने 2 दिन में बहुत तगड़े अपसाइड के मूव्स दिखाए। आज शायद कह लीजिए मुनाफा वसूली का दबाव है। नतीजों से पहले अच्छा मूव बना, नतीजे आए उसके बाद अच्छा मूव बना, अब थोड़े से गेन सरेंडर करता हुआ या फिर प्रॉफिट टेकिंग हो रही है शायद। ल्यूपिन ना सिर्फ सिप्ला दबाव में, ल्यूपिन 3.25% कमजोर, ग्लेनमार्क फार्मा 2% का दबाव, चोला 2.25% कह लीजिए दबाव के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। ये है स्टॉक्स आज के ट्रेंडिंग। इनमें से बहुत सारे स्टॉक्स पे अपन कोशिश करेंगे शो में बातचीत हो जाए।
पर अब पहले स्क्रीन पे पैनल दिखाइए CNBC आवाज का। सबके सब रेडी हैं हमारी मदद करने के लिए। वीरू, आप कुछ कहना चाहते हो? सॉरी आशीष, हाँ, वो कोलैप्स अगर लेके आ रहा है तो बैंक निफ्टी लेके आ रहा है। तो एक बार बैंक निफ्टी बस मार्क फ्लैट हो गया। अगर कोलैप्स आएगा तो बैंक निफ्टी, और आप देखिए बैंक निफ्टी की टिक बैठेगी एक बार। यस, बैंक निफ्टी कमजोर खड़ी आशीष। बैंक निफ्टी कमजोर और काफी, अब सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट वैसे पिछले कुछ मिनटों में दबाव बढ़ता हुआ। अभी स्क्रीन पे एक्सिस ICICI आधे % के दबाव में थे, दोनों 3/4 अब कमजोर है। अचानक 1/4 एडिशनल दबाव दोनों स्टॉक्स पे बढ़ता हुआ और बाकी गेन्स ठंडे पड़ रहे हैं बैंकिंग पैक के। बैंक निफ्टी अब लाल की तरफ बढ़ चला है। एक बार रिफ्रेश करिएगा, निफ्टी बैंक ने सारे गेन्स गवा दिए, अभी लाल हरे के बीच में झूलना शुरू। शो शुरू हुए 5 मिनट हुए होंगे, निफ्टी बैंक जो 1/4 ऊपर था फ्लैट टेरिटरी पर आता हुआ इस समय। चलिए नजर रखेंगे भाई, निफ्टी बैंक दिक्कत कर रहा है, लेकिन इस समय के बेहतरीन आइडियाज या कह लीजिए एक्सपर्ट्स की पिक्स उसकी तरफ बढ़ा जाए। गावा सर, गुड आफ्टरनून। गावा सर, लंच कर लिया? हाँ बिल्कुल कर लिया। खाना खाने का नींद नहीं आती क्या आपको? आती है, लेकिन क्या करूं, शो होता है, वर्क इज वर्शिप। आप भी तो है ना। हाँ, हमें तो मिला ही नहीं है। गावा सर, आपकी प्रेफर्ड पिक? आज का प्रेफर्ड पिक है जो आज सुबह सुबह वीरू ने डिस्कस किया था 9:14.50 सेकंड्स पर, और वो था LNT। लास्ट में विड्रॉ कर लिया क्योंकि मार्केट शुरू हो रहा था। LNT मुझे पसंद है बिल्कुल, सेटअप के हिसाब से ऐसी जगह है, यहीं से एक अप मिलना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 3362 पर, टारगेट होगा 3450। ये कल तक लगता है टारगेट, और स्टॉप मेरे ख्याल से होगा करीब 3425 3325 का स्टॉप लगाना चाहिए। LNT पे अप मिलना चाहिए। एक समय था गावा सर, हर्षदा की कोई बात नहीं बोलते थे। हर्षदा ने मुझसे, वीरू कोई से भी शो में हूं मैं, ये बताते थे हर्षदा ने मुझसे उस दिन पूछा था, उस शो में पूछा था, ऐसे करके रेफरेंस पॉइंट देते थे। हाँ जी, आज सुबह नोटिस कर रहा हूं वीरू वीरू करे जा रहे हैं। वेदांता है, वेदांत है, 9:14 60 सेकंड 85 सेकंड, वो सेकंड तक का हिसाब चल रही, चल क्या रहा है गावा सर? एंड में उन्होंने खींच लिया वापस, मुझे ध्यान है, पूछिए हाँ या ना। गावा सर का लास्ट एंड टूब्रो बाय नहीं, हाँ हाँ आप कह रहे तो हाँ। हाँ 38-50 वाला करेक्ट, मेरे ख्याल 38-50 साल के हाई थे जहां से ठंडा पड़ा लास्ट एंड टूब्रो इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव। और क्या मूव आ रहा है, प्रेफर्ड पिक हैवी वेट लास्ट एंड टूब्रो, जिसकी अभी निफ्टी की कमेंट्री में बातचीत भी हुई थी। रचना जी, गुड आफ्टरनून। रचना जी, आज इस समय का पिक? जी गुड आफ्टरनून। और इस वक्त का मेरा पिक रहेगा रिलायंस। और रिलायंस जो आज सुबह से ही सपोर्ट करता आया है मार्केट को, वो अभी फिलहाल एक लंबे अरसे के ब्रेकआउट के लेवल पे आके बैठा हुआ है। नेचुरली इतने इंपॉर्टेंट लेवल को जब निकालता है तो माइनर कंसोलिडेशन वहां पे दिखता है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे जीत होनी चाहिए प्राइस एक्शन की, और ये ब्रेकआउट लेवल सस्टेन होना चाहिए। तो फ्यूचर्स के हिसाब से 2855 पे है ये। अगर ये 2840 सस्टेन करेगा तो यहाँ पे हमें बहुत ही जल्दी 2870 एंड 2885 के नंबर्स दिखने चाहिए। सो 2885 तक का टारगेट एंड 2840 का स्टॉप लॉस। ये भी गजब, अपने आप में गजब दुविधा है। बैंक निफ्टी चल नहीं रहा है और बाय कॉल्स आ रही है रिलायंस पे और LNT पे। सिंस इट्स बाय कॉल ऑन रिलायंस, याद रखिएगा ये इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। प्लीज एक निजी राय जरूर इसमें इंक्लूडेड रखिएगा। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, गैस अथॉरिटी में खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक करेक्ट हो चुका है करीब 20-22 रुपए ऊपर से। अब स्टॉक ने कल ही 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, आज 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है। तो गैस अथॉरिटी गेल में खरीदारी करेंगे। 196.50 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 208 रुपए 208 रुपीज के टारगेट सेट करने हैं। इसके ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना चाहें तो 200 वाला कॉल ऑप्शन जो 7 रुपए 80 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 5 रुपए 90 पैसे 5 रुपीज 90 पैसे के स्टॉप लॉस रहेंगे 200 के कॉल ऑप्शन में, और टारगेट 12 रुपए के सेट करेंगे। ओके, टारगेट 12 रुपए के 7 रुपए 50 पैसे पे ट्रेड करते हुए चलते हैं अब प्रशांत के पास। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रहे हैं इस वक्त? जी वीरू जी, गुड आफ्टरनून। आशीष जी, गुड आफ्टरनून पैनल। तो मेटल्स में काफी स्ट्रेंथ है और मुझे कैश लेवल्स में, कैश में हिंदुस्तान कॉपर काफी अच्छा लग रहा है। 20 दिनों के एवरेज को इसने रिगेन कर लिया है और स्ट्रेंथ दिखा रहा है, सस्टेन भी कर रहा है। 380 के इर्द गिर्द काम कर रहा है।
374 374 का स्टॉप लॉस रख के जो स्विंग हाई बने थे 400, ये टारगेट हम रख सकते हैं 400। ओके, ये लीजिए भाई, मेटल्स पे आगे अपन चर्चा करेंगे शो में क्या चल रहा है में, क्योंकि मेटल्स अक्रॉस द बोर्ड बहुत बढ़िया मजबूती दिखा रहे हैं। ऐसे में डिटेल में इस पॉकेट पे और लाइट शेड करने की कोशिश होगी, लेकिन इस समय हिंदुस्तान कॉपर वो सबसे प्रेफर्ड पिक जो सावंत साहब को पसंद आ रहा है। इस बीच जतिन गेड़िया साहब के पास चलें, जाने शेर खान कहां पे दाव लगा रहा है। गेड़िया साहब, आपका प्रेफर्ड आइडिया। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमारा जो प्रीफर्ड आइडिया है वो फार्मा स्पेस में से बायोकॉन पे रहेगा। एक शार्प रनअप के बाद 2 हफ्तों से ये एक साइडवेज रेंज में ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि पैटर्न वाइज इसने एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना दिया है। हम इसमें एक ब्रेकआउट एंटिसिपेट कर रहे हैं, तो लॉन्ग जाने की सलाह रहेगी। 300 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट 325 से 330 के रहेंगे। बायोकॉन, ये है जतिन की इस समय का प्रेफर्ड आइडिया। चलिए मयूरेश के पास चले, एक बढ़िया सी, सब तो इस समय के ट्रेड्स हैं आने वाले 1-2 दिन के लिहाज से, पर मयूरेश से जाना जाए पोजिशनली थोड़ा सा फंडामेंटल्स का तड़का ऐड करते हुए कौन से स्टॉक पे दाव लगाना है। मयूरेश, इस समय का प्रेफर्ड आइडिया या पिक कौन सा, आप लोग के रडार पे सबसे ज्यादा कौन सा स्टॉक आ रहा है? आफ्टरनून आशीष जी, आफ्टरनून वीरू जी, एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो लगता है डोमेस्टिक सिक्लिकल्स, वो इंडस्ट्रियल्स को बिलोंग करें, कैपिटल गुड्स या इंफ्रा, रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं और यहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस भी है, तो ये सेक्टर्स डेफिनेटली फोकस में रहने चाहिए। एक स्टॉक जो हम पुल बैक पे देख रहे हैं क्योंकि नतीजों के बाद शायद एक अच्छी मूव आई है, वो है जिंदल सॉ। हमें लगता है आई थिंक जो नतीजे आए थे काफी एनकरेजिंग थे और मैनेजमेंट कमेंट्स आर आल्सो पॉइंटिंग कि अगले 2 वर्षों के लिए जो अर्निंग्स पोटेंशियल है ये ठीक ठाक रहेगा। अभी अर्निंग्स पोटेंशियल कहाँ से आएगा? दे हैव गॉट अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक ऑफ $1.53 बिलियन, जहाँ पे आयरन एंड स्टील पाइप्स की एक सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन है ऑर्डर बुक में, और छोटी सी एक ऑर्डर बुक पैलेट्स से आती है। अभी लार्ज पार्ट ऑफ दैट ऑर्डर 30% या 35% आप मान के चल सकते हैं ये एक्सपोर्ट से आ रही है, एंड एक्सपोर्ट से फ्रॉम द ट्रेडिशनल ऑयल एंड गैस के अलावा वाटर सेगमेंट से आ रही है। तो आई थिंक एक सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन शायद देखने मिल सकता है, बोथ इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर बुक एज वेल एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ द मार्जिन परफॉर्मेंस। जहां तक बैलेंस शीट का सवाल रहा, जो इन्होंने एक्विजिशन किया था अ फ्यू क्वार्टर्स बैक, सथावना इस्पात का, जो इनका एक्सपोजर है वाटर सेक्टर में साउथ रीजन में, यहाँ पे अच्छी ट्रैक्शन दिख रही है और उसके वजह से थोड़ा डेट लेवल बढ़ चुके हैं। 3900-3980 के आसपास डेट लेवल्स है, बट द कंपनी इज प्रोबेबली पेइंग दैट ऑफ। मिडिल ईस्ट में ऑपरेशंस काफी अच्छी तरह से ग्रो हो रहे हैं, और अगर ट्रिगर्स की बात करो तो जो पाइपलाइन है स्पेसिफिकली गैस की, जो गवर्नमेंट की मुहिम है 6 से 15% लेके जाने की, जो 16,000 किलोमीटर की पाइप्स हैं, दैट विल गेट इंक्रीज टू 27,000 किलोमीटर्स, जो जिंदल सॉ को बहुत बड़ी विजिबिलिटी देता है, along with नल से जल, which is a 60,000 crore अपॉर्चुनिटी। तो मुझे लगता है पुलबैक्स पे अगर जिंदल सॉ मिलता है तो बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। ईपीएस, आरएस रेटिंग, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग, जो हम कैंसिलिंग में सारे पैरामीटर्स देखते हैं, ये सारे पैरामीटर्स जिंदल सॉ फुलफिल करता है। ओके, जिंदल साहब 547 पे आपका पिक है और सारी की सारी कॉल्स पूरी हो गई। यहाँ पे प्रकाश का बसर ने एलएनटी, मानस जी ने गेल, रचना जी ने, अगर आप देखें रिलायंस इंडस्ट्रीज को पिक किया, और यहाँ पर जिंदल सॉ मयूरेश जी की कॉल है। मैं 1-2 स्टॉक्स को मार्क कर देता हूँ जो यहाँ पर इस वक्त इंटरेस्टिंग है और जो आपको आई थिंक ट्रेड के लिहाज से और कंसिडर करना चाहिए। जरा प्लीज़ स्क्रीन पे लेके आइए। यहाँ पे डॉक्टर साहब किसी ने JSW स्टील मार्क नहीं किया ना, प्लीज़। 883 पर इस वक्त का एक और फ्रेश ब्रेकआउट अपीयर होता हुआ JSW स्टील में। 883 प्लीज़ स्क्रीन पे रखिएगा, इसकी जरा 900 रुपये की कॉल। प्रशांत, मेरे को स्क्रीन पे स्विंग नज़र आ रहा है और शायद ये जून 2022 से लेके अपनी जो चली आ रही है पूरी राइजिंग चैनल है उसके हाईज को भी क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ। इस 21 रुपये 60 पैसे की कॉल पे आपका टेक, 21.60 का भाव है यहाँ पर। जिंदल स्टील 900 की कॉल। जी वीरू जी, मेरे हिसाब से अच्छी स्पॉटिंग है फर्स्ट थिंग, और ये स्टॉक अगर स्पॉट में 888 को क्रॉस कर जाएगा, एक जो छोटा सा ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है वो भी क्रॉस हो जाएगा, इस कॉल को आप खरीद सकते हो। करंट प्राइस 2180 पे, स्टॉप लॉस रखिए 16 पे 16, ये यहाँ से कम 35 तक के लेवल दिखा सकता है, 35 के। अगर आपको कन्विक्शन चाहिए तो इसको 24 के ऊपर खरीदो, बट मुझे लग रहा है करंट लेवल भी अच्छा है, ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है। दूसरी बात, सेक्टोरल बैकिंग है, तो बिल्कुल ये लिया जा सकता है। 35 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस 16 पे रखेंगे।
इस वक्त मेटल्स पे स्क्रीन पे स्विंग आ रहे हैं और कुछ जो चार्ट्स हमारे मेहमानों ने पिक किए वो भी अच्छा कर रहे हैं। मैं एक दो स्टॉक्स मार्क करता हूँ, फिर चलेंगे आशीष के पास, लेकिन एक बार जरा आप लेके आइएगा प्लीज स्क्रीन पे बजाज ऑटो। सुबह हीरो मोटर कॉर्प ने स्विंग दिया था और अब बजाज ऑटो प्रीपेड। देखिए बाजार इस वक्त स्ट्रेंथ पे फोकस कर रहा है, जो चीज़ चल रही है वो चल रही है। लुक एट बजाज ऑटो, 9060 का स्तर यहाँ पे है। एक कॉल ऑप्शन रखिएगा यहाँ पे 9100 की, और चलते हैं मानस के पास। मानस जरा बजाज ऑटो को देखिए, आई मीन अभी अभी इसमें मूव शुरू हुआ, फ्रेश इंट्राडे ब्रेकआउट है। आपका टेक बजाज ऑटो पे? तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर ट्रेंड बुलिश है। 3 दिनों से अगर आप देखिए तो 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट लेता है, वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलता है। आई थिंक स्टॉक बिल्कुल तैयार है नेक्स्ट अप मूव के लिए, तो खरीदारी करने के मौके अभी भी दिखते हैं। और यहाँ से करीब 250 से 300 रुपए का अप मूव आपको बजाज ऑटो में देखने को मिल सकता है। तो जो 9100 का कॉल ऑप्शन है 211 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें आप एक पोजीशन ट्रेड लीजिए 164 के स्टॉप लॉस से। इस ऑप्शन को खरीदिए और 300 रुपए के टारगेट सेट करिए। ये है इंटरेस्टिंग स्टॉक्स जो इस समय नजर आए वीरू को। थोड़ा सा डिवेट करते हैं, लौट के आएंगे, स्क्रीन्स पर आएंगे, बढ़िया स्टॉक पिकिंग के सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस समय एक इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट से चर्चा। आज फोकस में है श्रीराम फाइनेंस, जिसने अपने हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की सबसे बड़ी डील की है। कंपनी अपना हाउसिंग फाइनेंस कारोबार प्राइवेट इक्विटी फर्म वॉबर्ग पिंकस को 4630 करोड़ रुपए में बेचेगी। अब ये डील के कॉन्टोर्स क्या हैं, शेयर होल्डर्स के लिए इसके क्या मायने हैं, ये समझना जरूरी है। तो इसी कंपनी श्रीराम फाइनेंस के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन उमेश रेवंकर सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। उमेश सर, गुड आफ्टरनून। अच्छा लगा इतने दिनों बाद आपको देख के। अच्छा, प्रोड्यूसर साहब ने लिखा 4630 करोड़ रुपए की डील, लेकिन वो प्रेस रिलीज कहती है मिनिमम कंसिडरेशन होगा 3909 करोड़ रुपए का और सर्टेन एडिशनल अमाउंट्स बेस्ड ऑन अकरेंस ऑफ इवेंट्स। हम शेयरधारक समझे क्या, आपको वॉबर्ग पिंकस दरअसल पैसा कितना दे रहा है सर? उमेश सर, आप शायद म्यूट पे हो। गुड आफ्टरनून। हाय सर। श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस का वैल्यूएशन 4630 है और 3908 प्रोसीडिंग श्रीराम फाइनेंस को आ रहा है, क्योंकि वहां पे एक दूसरा पार्टनर भी है, 14% उनका स्टेक है। सो दैट्स द टोटल डील। असल में पार्टनर का हटा के, मतलब श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस की वैल्यूएशन उतनी आकी गई थी कुल मिलाकर, उसमें से आपको जो आएगा प्रोसीड जो इतने होंगे। क्या कोई रेगुलेटरी अप्रूवल्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेने, कब तक ये डील कल्मिनेट होगी, पैसा कब तक आपके पास आएगा? देखिए, ये रेगुलेटर का अप्रूवल चाहिए। उसके लिए नॉर्मली अभी एक 6 महीने का एक अंदाज हम रखते हैं। तो मेरे ख्याल से ये फाइनेंशियल ईयर का अंदर वो डील कंप्लीट होना है और पैसा हमारे पास आ जाएगा। काफी टाइम से चर्चा चल रही थी। अब एक कि आप बेचोगे तो बहुत सारी न्यूज रिपोर्ट्स थी। ये कंफ्यूजन हमें इस बात का है कि ये डील के वैल्यूएशंस कैसे, अच्छा है, बुरा है, इनलाइन है, अब वो भापना बड़ा मुश्किल है। आई एम श्योर जो सबसे एग्रेसिव बिडर होगा उसको आप लोगों ने चुना होगा, पर रेस कितनी कीनली कंटेस्टेड थी, कितनी हॉटली कंटेस्टेड थी, और आपकी उम्मीदों पर जो आप सोच के चल रहे थे वो वैल्यूएशंस मिले या उससे बेहतर मिल गया? डील में अलग अलग तरीका रहता है। एक रहता है टोटल कैश सेल के लिए, नहीं तो शेयर स्वैपिंग भी कर सकते हैं, और नहीं तो हम एक इन्वेस्टर को भी ले सकते थे। वो अलग अलग डील होता है, अलग हर डील को एक अलग अंदाज से हम देखना चाहिए। दो डील कभी कंपेयर नहीं कर सकते हम यहाँ एक नया प्रमोटर ढूंढ रहे थे, क्योंकि ये श्रीराम हाउसिंग बिजनेस, हाउसिंग एक सीरियस बिजनेस है। वहां पे एक बहुत अच्छा लक्ष्य चाहिए, एक अच्छा प्रमोटर चाहिए, और मैनेजमेंट को सपोर्ट करने वाले चाहिए। ये सब हम अंदाज लेके हमने ये डील किया है, क्योंकि द टोटल मैनेजमेंट लीडरशिप हमने क्या बिल्डअप किया है
वो कंटिन्यू करेगी वो नया इन्वेस्टर के साथ। वो भी हम देखना चाहिए कि वो कैसा फ्यूचर में ग्रोथ हो जाएगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और इस स्वैप रेशियो में एक बार अच्छा हमको एक वैल्यूएशन अच्छा मिल जाता है, लेकिन वो वापस हमको वो इन्वेस्टमेंट हो जाता है दूसरा कंपनी में। तो इसलिए हमने सोचा कि हम कैश डील करेंगे। कैश डील करने से एक एडवांटेज है कि हमारा CRAR कैपिटल एडिक्वेसी इंप्रूव हो जाएगा थोड़ा बहुत, और हमारा कंपनी के लिए, हमारा ग्रोथ के लिए थोड़ा कैपिटल मिलेगा और कैश भी मिलेगा। तो ये सब पैसा जो अंदाज पूरा करके आने वाला है हमने आपके कैश पास डील किया। 3,900 करोड़ रुपए जो भी अमाउंट है, ये पूरा आप अपनी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को ऑगर करने के लिए इस्तेमाल करने वाले हो, ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करोगे। और Correct. एक तो इसका जवाब, और दूसरा शेयर होल्डर के लिहाज से ये डील क्यों इंपॉर्टेंट, क्यों करी आपने, क्या जरूरत थी? क्योंकि अब तो एक स्टैंडअलोन एंटिटी रह जाएगी श्रीराम फाइनेंस। शेयर होल्डर के लिए ये डील इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम हमारा कोर बिजनेस में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और तो हमारा कोर बिजनेस है लेंडिंग टू बिजनेसेस, इंडिविजुअल हो, स्मॉल एंटरप्रेन्योर हो, और SME हो, व्हीकल ओनर हो। हम ये लोगों को पहले से लेंडिंग करते आ रहा है। हम हमारा कोर बिजनेस में ज्यादा फोकस करेंगे, और हमारा बॉटम लाइन इंप्रूवमेंट करने के लिए हम ज्यादा प्रयास करेंगे। बॉटम लाइन का मतलब डिजिटाइजेशन, प्रोसेस इंप्रूवमेंट एंड एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ये तीनों चीज के ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे। तो सो दैट द प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी और ज्यादा इंप्रूव हो जाए। कोर बिजनेस पे फोकस करेंगे, बॉटम लाइन पे प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करेंगे। और मैं आई थिंक आपके पिछले कुछ इंटरव्यूज सुन रहा था सर, लास्ट आई थिंक मिड 23 से भी आप बहुत ज़्यादा फोकस करना चाह रहे थे टू कंस्ट्रक्ट ए स्ट्रॉन्ग ARC बिजनेस। क्या ये उस दिशा में भी है उमेश जी? ARC में हम वी वांटेड टू स्पेशलाइज इन रिटेल कलेक्शंस, वो हमारा एक अंदाज था। अभी भी हम ARC का बिजनेस शुरू नहीं हुआ है, वो हमारा पूरा अप्रूवल्स अभी तक नहीं आया है। तो हमारा फोकस इसमें सिर्फ रिटेल कलेक्शन को ऊपर, रिटेल कलेक्शन को इम्प्रूव करने का ऊपर है। तो अभी अप्रूवल तो अभी तक नहीं आया है, इसलिए हम उसके ऊपर ज्यादा ही बात कर सकते। आपने ARC के लिए अप्रोक्सीमेटली 300 करोड़ रुपए का आवंटन किया ना उमेश जी? हाँ ठीक है, करेक्ट। ओके ओके, अच्छा अब मान के चलते हैं कि थोड़ा सा मैं जब आपके Q4 के नंबर्स को देख रहा था सर, यहाँ पे पर्सनल लोन, चाहे टू व्हीलर्स जिसको आपने कोर बिजनेस माना है, लेंडिंग टू रिटेल, थोड़ा सा स्लो डाउन था वहाँ पे। अगले 2 क्वार्टर्स के लिए आपका आउटलुक क्या है यहाँ पर? जो आपका कोर बिजनेस है उसमें कैसी ग्रोथ देख रहे हैं FY25 के शुरुआती 2 क्वार्टर्स में? नॉर्मली फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर इज स्लोअर देन सेकंड हाफ, लेकिन ये साल में थोड़ा इलेक्शन की वजह से मुझे लगता है कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा स्लो रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट मशीनरी इलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है। इसलिए थोड़ा एक स्लो पेस में जाएगा फर्स्ट 2 महीना, बाद में डेफिनेटली वो पिकअप हो जाएगा सेकंड क्वार्टर में। और मानसून का एक अंदाज, एवरेज मानसून का अंदाज IMD ने एक पॉजिटिव दिया है। इसका वजह से मुझे लगता है कि सेकंड क्वार्टर अच्छा रहेगा और सेकंड हाफ और अच्छा रहेगा। क्योंकि बिजनेस की बात छेड़ दी, तो अच्छा, डिसबर्समेंट्स जो Q4 के नंबर्स आए थे उमेश सर, तो उसमें Q-on-Q डिसबर्समेंट्स धीमे पड़े, स्पेसिफिकली टू व्हीलर लोन्स, कंस्ट्रक्शन, पर्सनल लोन्स, इन पॉकेट पे। तो कोई सोच समझा रीजन है कि आप लोग धीमे पड़ रहे हो, या फिर ये एक्चुअली पॉकेट धीमी पड़ गई है? क्या चल रहा है? नहीं, हमारा एक फोकस सब में रहा है, लेकिन पर्सनल लोन में हमने थोड़ा ज्यादा स्क्रूटिनी और एक क्रेडिट रूल इंजन थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया है, और इसकी वजह से हम पर्सनल लोन में थोड़ा स्लो गए थे Q4 में। बाकी सब सेगमेंट में हमारा फोकस जारी है। बहुत धन्यवाद CNBC आवाज के लिए वक्त निकाल के, और कांग्रेचुलेशन, ये बढ़िया डील सील करने के लिए। बाजार को पसंद आ रहा है भाई, 1.5% मजबूती के साथ श्रीराम फाइनेंस का स्टॉक उस आउटकम पे रिएक्ट करके तेजी दिखाता हुआ। वैसे वीरू, ये स्टॉक वैसे इसलिए भी रडार पे, कल MSCI अपने
इंडेक्स रिव्यू अनाउंसमेंट करने जा रहा है, जिसमें शायद सबसे तगड़े इनफ्लोज कहीं आने हैं तो सुंदरम फाइनेंस में आने हैं। खैर, उस पर जब यतिन आगे जुड़ेंगे तब उस MSCI इंडेक्स के रीबैलेंसिंग और अपडेट्स रिलेटेड चर्चा करेंगे। वो एक हुक के तौर पे ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं जो आगे चर्चा में आएंगे। पर श्रीराम फाइनेंस, मयूरेश, कैसा लगता है भाई, ये पोर्टफोलियो लाइक स्टॉक है क्या? इन लेवल्स पे खरीद कर रख लें क्या? आशीष, स्टेबल स्टॉक है, और अगर नंबर्स की मैं बात करूं तो चौथे तिमाही में 20% में NII ग्रोथ हुई थी। पूरे वर्ष के लिए 17 से 18% की NII ग्रोथ रही है। द बेस्ट पार्ट अबाउट द बिजनेस मॉडल इज जो इनकी लोन बुक है ये अच्छी खासी डिवर्सिफाइड है। कमर्शियल इज क्लोज टू 47-48%, पैसेंजर व्हीकल्स 20% के आसपास है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में 8% के आसपास है, टू व्हीलर्स, फार्म इक्विपमेंट में छोटा बहुत एक्सपोजर है। पर्सनल लोन्स, दैट इज द बिगेस्ट गेम चेंजर फॉर एनी NBFC विद द रीसेंट RBI रेगुलेशंस एंड सर्कुलर्स। वहां पे सिर्फ एक्सपोजर 4% के आसपास है, और इसलिए आई थिंक टू वेदर द स्टॉर्म इन टर्म्स ऑफ एक्सेस प्रोविजनिंग रिक्वायर्ड एक्सेट्रा, बैलेंस शीट काफी अच्छी तरह से प्लेस्ड है। On asset quality, growth stage NPAs are below 5.5%. अगर आप net NPAs देखें तो they are almost close to 2.7, 2.75 if I'm not mistaken. और इसकी वजह से I think अगर आप return ratios देखते हैं, along with capital adequacy that they probably have, और ये जो नया funds का infusion आएगा, ये balance sheet को काफी अच्छी तरह से stable रखता है। इनकी borrowing profile भी अच्छी खासी diversified है, from commercial paper which is very very negligible at 1%, टर्म लोन से लेके सिक्योरिटाइजेशन। तो मुझे लगता है आई थिंक स्टेबल बैलेंस शीट है, स्टेबल मैनेजमेंट है, EPS RS रेटिंग भी हमारे अनुमान से ठीक ठाक ही है, तो जिनके पास से बिल्कुल बने रहना चाहिए। फ्रेश एक्शनेबल, अगर ये स्टॉक डिक्लाइन देता है और एक अच्छा बेस बनाता है निचले लेवल पे, तो फ्रेश इन्वेस्टर्स को मौका मिल सकता है। आवट में बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए श्रीराम फाइनेंस के स्टॉक में। चलिए अब मैनेजमेंट से आगे बढ़ा जाए, और अच्छा मैं आगे बढ़ूं उससे पहले वो 4 का चौका का टीजर दे देता हूं आपको, उसके बाद आज के वो क्या चल रहा है पे चला जाएगा, ताकि इस बीच 4 का चौका रेडी हो जाए, एक्सपर्ट्स रेडी हो अपने बेहतरीन पिक्स के साथ। डायरेक्टर साहब दिखाइएगा। सस्ता ऑप्शन मानस, आज आपके पास आऊंगा, एक बढ़िया सा ट्रेड आइडेंटिफाई करके रखिएगा, 5-7 मिनट में आता हूं आपके पास। FNO सुपरस्टार के लिए रचना जी भोपाल आने वाले हैं हम लोग, और चार्ट का चमत्कार सावंत साहब देंगे आपको। मिड कैप फंडा मयूरेश, एक सोच के रखिएगा, आपने एक बढ़िया जिंदल सा तो ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है, एक और बढ़िया सी पिक के लिए आप तैयार रहिए। और लाइए भाई स्क्रीन्स पे जरा क्या चल रहा है का स्टिंग। मनीषा आपको स्टूडियोज में इस समय रेडी नजर आएंगी। हमने जब ये स्टिंग बनाया था हमने कहा था क्या चल रिया है, वो माने नहीं ये लोग, तो क्या चल रहा पे रुक गई है कहानी। लेकिन आज क्या चल रहा है, मेटल छप्पर फाड़ के चल रहा है। सिर्फ वायदा की स्टॉक्स गिनाता हूं, कैश में जाता ही नहीं हूं। नाल्को FNO का टॉप गेनर 7% का मूव, सेल 5% उछाल के साथ ट्रेड करता हुआ, वेदांता, JSPL सब के सब टॉप 5 गेनर्स की लिस्ट में शुमार। इस तरह से मेटल्स का आउट परफॉर्मेंस आज के सेशन में कंटिन्यू होता हुआ। ऐसे में चल क्या रहा है, क्या इन सब की कीमतें ग्लोबली बहुत भाग रही है, रीजन क्या है इस तरह की तेजी का? एब्सोल्युटली आशीष, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स में देखें तो कॉपर के समेत सभी मेटल्स में हमने अप्रैल एक बहुत स्ट्रॉन्ग महीने की तरह से देखा था, और बाजार को लग रहा था कि शायद मई का महीना आपके लिए कुछ कंसोलिडेशन लेकर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो अप्रैल की तेजी थी, मई की तेजी उसके ऊपर बिल्डअप करती हुई नजर आ रही है। और अगर आप अंडरलाइन कमोडिटीज को देखें तो अभी भी चार्टिस्ट का मानना है कि ये ओवरबॉट पोजीशन में नहीं है। ऑफकोर्स सिंगल लाइन में नहीं जाएगा, छोटी मोटी यहाँ पर आप हेल्दी करेक्शन आता हुआ देखेंगे, लेकिन तेजी अब भी यहाँ पर बरकरार है। अगर कॉपर की ही बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमने इसे 2 साल के हाईज पर देखा है, भारतीय बाजारों पे ये नियर ऑल टाइम हाईज पर है। अगर आप CME और LME देखें तो यहाँ पर भी $300 का हम प्रीमियम के साथ कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। यहाँ पर 3-4 वजह हैं जिसका हमने सपोर्ट आता हुआ देखा है। इमीडिएट डिमांड तो ठीक है बढ़ी रही है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो तेज़ी है वो फॉरवर्ड लुकिंग डिमांड को लेकर है कि आगे जाकर जो कन्वेंशनल सेक्टर्स हैं वहाँ पे तो मांग रहेगी, जैसे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपकी केबलिंग है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन इसके अलावा आप सोलर देखिए, EV देखिए, AI देखिए, डेटा सेंटर्स देखिए, मेन फ्रेम्स देखिए, यहाँ पर डिमांड काफ़ी स्ट्रांगली बढ़ती हुई नजर आ रही है। और बाजार ये कैलकुलेशन लेकर चल रहा है कि आज के बाद 2027-2030 में जिस तरह की डिमांड निकल के आएगी
आएगी, क्या वैसी सप्लाई होगी? तो शायद नहीं, क्योंकि माइन जब शुरू होती है वो तब होती है जब आपके पास मेटल आपको इतना प्रॉफिट दे रहा हो, जो कि हमने पिछले कई सालों में आता हुआ नहीं देखा। तो कोई भी नई माइन अगर आज भी शुरू होती है तो उसका प्रोडक्ट ऑनलाइन आते आते 8 से 10 साल लग जाते हैं। इसलिए हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से BHP और एंग्लो अमेरिकन में यहाँ पर वो डील की बात चल रही थी, तो आप M&A एक्टिविटीज होता हुआ देखेंगे, नए प्रोजेक्ट्स शायद उतना नहीं होता हुआ देखेंगे। जहाँ तक कॉपर की बात है, अगर पिछले 1 महीने की बात की जाए तो हमने करीब 20% की गिरावट यहाँ पर इन्वेंट्रीज में देखी है। यानी कि लोग इस लेवल पे भी कॉपर खरीद के वेयर हाउसेज में रख रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि आगे जाकर और महंगा ये हो सकता है। एंड सिर्फ कॉपर ही नहीं है, बाकी सारे मेटल्स में तेजी है। जैसे आपने कहा, स्टील में हमने एक पॉजिटिव ट्रेंड्स बनता हुआ देखा है, लेकिन जिंक यहाँ पर 12 महीने के हाईज पर है, एल्यूमिनियम 15 महीने के हाईज पर है। लेड और टिन की भी बात की जाए तो 20 से 24 महीने के हाईज पर ये कारोबार कर रहे हैं। एक लेटेस्ट ट्रिगर जो बाजार में आया वो ये था कि चाइना ने 1 ट्रिलियन युआन का यहाँ पर बॉन्ड इशू किया है। तो क्लियरली अपने मार्केट्स को, अपने प्रॉपर्टी सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए चाइना भी यहाँ पर काफी कुछ कर रहा है। तो ये सभी फैक्टर्स हैं, चाहे वो माइंस को ले लें, आप स्मेल्टर्स ले लें, फ्रेट रेट्स हाई हैं, तो आप जिस तरफ भी देखिए ये एक फुल रेसिपी है कि मेटल प्राइसेस में यहाँ पर सपोर्ट बरकरार है। भाई साहब, ये है रीजन क्यों मेटल्स इस तरह से तगड़ी मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए। इस महीने ही मेटल इंडेक्स 5% का उछाल और आज वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स के तौर पे ये देखिए 2.25% तो आज ही मजबूती। खैर, मेटल के कई सारे स्टॉक्स तो एक्सपर्ट्स ने पहले ही रिकमेंड कर दिए, हिंदुस्तान कॉपर, जिंदल, सौ, वीरू ने JSW स्टील पे चर्चा कर ली। पर क्योंकि सावंत साहब आपके रडार पे मेटल्स थे, तो एक मैं आता हूं थोड़ी देर में आपके पास, मेटल इंडेक्स को जरा स्टडी करके बताओ क्या लग रहा है। बाकी इंडिविजुअल स्टॉक्स तो अपन बातचीत करते रहते हैं। अच्छा, इस बीच एक और पॉकेट है, वो मेटल जैसा आउट परफॉर्मेंस तो नहीं है, लेकिन आज सुबह से हरकत में है, वो है डिफेंस स्टॉक्स। 2 सरकार, डिफेंस वाले भी चल रहे हैं, रेलवेज भी चल रहे हैं, पर डिफेंस इस समय लाइमलाइट हॉक कर रहे हैं। कोई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एक समय तो वायदा का टॉप गेनर था, अब मेटल्स ने सारे टॉप स्लॉट्स ले लिए हैं, लेकिन अभी भी 3-3.5% HAL मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। गाबा सर, आप HAL खोल के रखना, मैं आऊंगा आपके पास HAL पे व्यू जानने के लिए। HAL के साथ साथ कोई कोचीन शिपयार्ड, मसगांव डॉक, गार्डन रीच, आपकी स्क्रीन पे भारत डायनेमिक्स, सब मजबूती के साथ खड़े हुए। दरअसल एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, एक दिग्गज फॉरेन ब्रोकिंग हाउस है UBS, उसकी HAL पे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे रिपोर्ट थी, बाय का कॉल है और लक्ष्य बढ़ा दिया है। 3600 के पहले टारगेट्स सेट करे थे, बढ़ाकर 5200 कर दिए गए। यानी मौजूदा भाव जो है 4000-4050 का, वहां से 28% का अपसाइड UBS को अब नजर आता है। और आर्ग्यूमेंट सुनिए क्यों बढ़ाया उन्होंने। वो कह रहे हैं इसकी ऑर्डर बुक फोरकास्टेड है 3 टाइम्स इंक्रीज होगी FY23 से FY27 के बीच में, ये 4 साल में। दरअसल हमारी डिप्लीटिंग फ्लीट है, तो मिलिट्री ऑर्डर्स, लार्ज मिलिट्री ऑर्डर्स का तगड़ा पिकअप होता हुआ नजर आएगा, उस पर UBS बेट कर रहा है। वो कह रहे हैं ऑर्डर इनटेक जो है कंसेंसस से हम मान के चल रहे हैं 100% इंक्रीज होगा, मतलब वो स्ट्रीट फैक्टर नहीं कर रही है। इनका कहना है FY24 मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के एंड से FY28 के बीच में 5.3 लाख करोड़ के ऑर्डर्स HAL को मिलेंगे। 5.3 मतलब 5.25 लाख करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं अगले 4-5 सालों में। और इसके चलते होगा क्या, ये अपने EPS फोरकास्ट बढ़ा रहे हैं 4 से 11%। और दूसरी तरफ जो PE मल्टीपल एक कंपनी कमांड करती है, इस तरह की जब ऑर्डर स्वेलिंग होती चली जाएगी बुक, तो वो PE मल्टीपल्स बढ़ जाएंगे, मौजूदा 32 से बढ़ के 40 टाइम्स। और इन दोनों का EPS बढ़ना, PE मल्टीपल्स बढ़ना, टारगेट हो जाता है 5200 रुपए। ये है UBS के आर्ग्यूमेंट्स। कोचीन शिपयार्ड तो खैर इसलिए भी चल रहा है आज अलग से, क्योंकि उसको एक यूरोपियन क्लाइंट से 500,000 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है वेसल बनाने का, जहाज बनाने का। पर ये HAL की और रिपोर्ट हाईलाइट है, जिसके चलते पूरा डिफेंस रिलेटेड स्टोरी आज आउट परफॉर्म करती हुई। गाबा सर, पहले आपके पास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? न्यू हाई पर चल रहा है, मेरे ख्याल से बन भी गया है 4050, 4000 हमने पिछली बात की थी कि आपकी बात 4000 पर, अब तो लगता है 5000 जाएगा। इसमें जो ब्रेकआउट मिला है ऑन हायर टाइम फ्रेम बेसिस वो बढ़िया है, तो मेरे ख्याल से इतना है कि 4000 के नीचे स्टॉप लगा चले, इसको ले लेना चाहिए, क्योंकि ब्रेकआउट चाहिए था, वो मिल गया, न्यू हाई पर चल रहा है, रेसिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पर फ्रेश सिग्नल मिला है। जब फ्रेश सिग्नल मिलता है तो उसमें पैर थोड़े ज्यादा होते हैं, तो आई थिंक इट्स अप, बाय। HAL खरीदिए भैया, 4000 का स्टॉप लगाइए, तेजी करिए। फंडामेंटली तो खैर बहुत अच्छी तेजी एक्सपेक्टेड है,
टेक्निकली भी साउंड लग रहा है ये काउंटर। सावंत साहब, मेटल इंडेक्स की कहानी क्या कहती है? तो आशीष जी, इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई बना हुआ था ऑलमोस्ट 9400 का था, हम बिल्कुल उसके कगार पे। एक चीज जो यहाँ हमेशा अगर हम ये इंडेक्स देखें जो ट्रेड नहीं हो रहे, वहां पे लैगिंग होती है वो वॉल्यूम है। तो मैंने इंडिविजुअल स्टॉक्स में जब आज के मूव में वॉल्यूम देखे, तो जिंदल स्टील हो या टाटा स्टील, सेल, सब जगह वॉल्यूम काफी स्ट्रांग लग रहा है। तो हम ये थोड़ा प्रीएम करके चल सकते हैं कि ये 9400 को क्रॉस कर देगा। मेरे हिसाब से ये कंफर्टेबली अगर 9400 क्रॉस हो जाते हैं, तो आपको कम से कम वहां पे 9600 9650 तक के लेवल भी दिख सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है इस इंडेक्स में काफी स्ट्रेंथ है और बने रहना चाहिए। ओके, ये मेटल्स पे डेडिकेटेड डिस्कशन हुआ यहाँ पे, उसके बाद डिफेंस पे डिस्कशन हुआ। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पर एक दो स्टॉक्स जोड़ लेते हैं, लेकिन एक मेहमान को भी जोड़ लेते हैं। श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त कोटक सिक्योरिटी से। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून। श्रीकांत, मेटल्स में बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग है, हम डिफेंस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विंग दिख रहे हैं, कुछ PSUs में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है। आप क्या एग्जैक्टली चेस कर रहे हैं इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मुझे लग रहा है कि देखिए, मेटल्स में नो डाउट काफी अच्छा मोमेंटम है, और अगर यहाँ पे अगर तेजी बन रही है तो सबसे जो काफी स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर जो मुझे नजर आ रहा है वो है नेशनल एल्यूमिनियम, नैल्को। करंटली 7.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर इसके ओवरऑल फॉर्मेशन को देखें तो एक बात समझ में आ रही है कि ये अपने प्रीवियस हाई को यानी 193 195 को क्रॉस करते हुए स्टॉक कम से कम यहाँ से 205 से लेकर 210 के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो काफी अच्छा करेक्टेड स्टॉक है, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग भी स्टॉक है। तो करंट लेवल से नैल्को को खरीदे 190 के करीब, स्टॉप लॉस रखे 185 का, 5 रुपए का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। टारगेट्स नजर आते हैं 210 रुपए के। ये भाई एक और मेटल आ गया है, नाल्को। तो अपने पास ऑलरेडी हिंदुस्तान कॉपर पे बैठ था, जिंदल 100 पे था, और नाल्को भी जोड़ लीजिए उस कड़ी पे। और मेटल इंडेक्स अपने आप पे लग रहा है कि अच्छी खासी तेजी करेगा। मनीषा ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर रखा है क्यों मेटल्स को लेकर स्ट्रीट खासी बुलिश। कल एक दिग्गज वो एग्रीगेटर है जो इंडेक्सेस, ग्लोबल इंडेक्सेस का एग्रीगेटर MSCI, वो अपने मई के इंडेक्स रिव्यू को रिवील करेगा। बहुत सारा पैसा आएगा, कई जगह से पैसा जाएगा, कौन से स्टॉक रडार पर रहेंगे उसका टीजर देता हूं यतिन को दिखाते हुए। अभी जाऊंगा नहीं यतिन के पास, यतिन रेडी हो गए हैं। कुछ ही देर में MSCI में क्या फेरबदल हो सकते हैं, क्या सब मान रहे हैं, उस पर चर्चा होगी। लेकिन पहले 4 का चौका। और सबसे पहले ये प्रोड्यूसर साहब बता नहीं रहे, इन्होंने 4 का चौका पता नहीं क्यों चुना है। भाई 5 का चौका हो ही नहीं सकता था, 4 का ही चौका होना था। फिर भी ना, अब इसमें बताने की जरूरत क्या है? चौका बोलो तो भी 4 ही का होगा ना चौका तो। प्रोड्यूसर साहब के कोई जवाब ही नहीं है इसका। हीरो, आपको आइडिया है कि आप तो रोज करते हैं ये शो? प्रोड्यूसर साहब बोल दीजिएगा कि ये नाम आप ही ने रखा था। इन्होंने रखा था नाम। अच्छा, काम की बात करते हैं प्लीज। आज के सारे इंपॉर्टेंट पिक्स पे चली जाए। सबसे पहले मानस को स्क्रीन पे रखिए और आज का सस्ता ऑप्शन का स्टिंग प्ले आउट करिएगा। मानस, क्या है आज का सस्ता ऑप्शन आइडिया? तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए टीवीएस मोटर्स पे ध्यान दीजिए। टीवीएस मोटर्स ने एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट दिया है, एक तरह का इनवर्स रेंजुलर पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो टीवीएस मोटर्स के ऑप्शन में खरीदारी करेंगे। 2140 2140 का ऑप्शन खरीदेंगे। 60 रुपए के आसपास ये ऑप्शन चल रहा है। 44 रुपीज के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी करिए और 95 रुपीज के टारगेट सेट करिए। जी हाँ, TVS मोटर्स आपकी स्क्रीन पे 59 रुपये पे ये कॉल खरीदने आपको 21 साल और एक बार इंटरडे चार्ट के आइएगा। सुबह ही सुबह हमने जब ऑटो पे डेडिकेटेड डिस्कशन किया था तो ये प्रश्न मैंने लिया था, मेरे ख्याल से उस वक्त आशीष बहती जी से। 2136 पे डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। रचना जी, आपका ट्रेड, आपका FNO सुपरस्टार आज का। जी, मेरी तरफ से दिस पॉइंट इन टाइम जो काउंटर रहेगा दैट इज हीरो मोटोकॉर्प। Hero MotoCorp is trying to break out from the consolidation of the entire day. पूरे दिन sideways movement करके अभी वो ऊपर जाने की तैयारी में है और ऊपर वाली साइड 5100 तक का रास्ता बिल्कुल क्लियर है। तो अभी 5050 के करीब है ये। अगर हम यहाँ पे 5020 पे SL लगाए तो 5100 एंड 5120 के 2 टारगेट्स लगा के इसको लॉन्ग कर सकते हैं। सो हीरो मोटोकॉर्प की फ्यूचर्स इज अ बाय। लो भैया,
एक ही टू व्हीलर बचा रह गया है बड़े वाले में। सावंत साहब, आपके रडार पे वही है क्या? आपका आज का चार्ट का चमत्कार भाई? जी आशीष जी, थोड़ा डिफरेंट है, टाटा पावर होगा। मुझे लग रहा है इसने एक बहुत अच्छे सपोर्ट से स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्सपीरियंस किया है और ओवरऑल पैटर्न डिसेंट है। एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी नजर आ रहा है, तो 426 पे ट्रेड कर रहा है। 418 418 का स्टॉप लॉस रखेंगे और 440 से लेके 445 440 445 के टारगेट्स रखेंगे। टाटा पावर हो गया 426.60 पे। सुबह से अगर आप देखें, हमारा आज का ट्रेड भी रहा है। सुबह सुबह हमने इसको पुल बैक खिला था ऑप्शंस के जरिए भी। अब प्रशांत जी का ट्रेड हो गया। अब चलते हैं मिड कैप फंडा, पिक करते हैं मयूरेश जी से। मयूरेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप मिड कैप फंडा में आज? तो वीरू जी, हमें मार्केट्स में इंडिया में बालमल लॉरी काफ़ी पसंद आ रहा है। अगर पुलबैक्स पे मिलता है तो बेहतर होगा। दो तीन की ट्रिगर्स, एक आई थिंक इनकी जो बिजनेस सेगमेंट है, स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल पैकेजिंग की मैं बात करूं तो स्टील बैरल्स में इनकी मार्केट लीडरशिप पोजीशन है और इंडस्ट्रियल पैकेज ऑलमोस्ट 30% कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल टॉप लाइन का। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बिजनेस इज इंडस्ट्रियल ग्रीजेस, जो ऑलमोस्ट 28-29% कंट्रीब्यूट करता है और यहाँ पे भी क्लोज टू मार्केट लीडरशिप है, जहाँ पे प्राइसिंग एज वेल एज ओवरऑल ऑपरेटिंग मार्जिन परफॉर्मेंस इज रिलेटिवली स्टेबल। जो उनके अन्य बिजनेस वर्टिकल्स हैं, जो लॉजिस्टिक सर्विसेज, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रैवल एंड लॉजिस्टिक्स, दैट अकाउंट क्लोज टू अराउंड 35% ऑफ द बिजनेस। और यहाँ पे इनका जो ओवरऑल एक्सपेंशन प्लान्स है नए बिजनेस वर्टिकल्स के, विच इंक्लूड टेम्परेचर कंट्रोल वेयर हाउसेज, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स और जो फ्री ट्रेड जोन्स में ये एंट्री करना चाह रहे हैं। लगभग 500 करोड़ का ये केपेक्स कर रहे हैं। They've already started creating a footprint JNPA के यहाँ, और यहाँ पे जो SEZ में ये एक फ्री ट्रेडिंग वेयर हाउस बना रहे हैं, यहाँ से इनका जो एक लॉजिस्टिक स्केल है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन मिल सकता है। मैनेजमेंट को लगता है कि अगले 3 से 4 वर्षों में ओवरऑल टॉप लाइन जो 2300 करोड़ के आसपास उन्होंने क्लोज की थी पिछले वर्ष, कैन क्लोज एट 6000 करोड़, यानी अगले 4 वर्षों में 3 गुना टॉप लाइन करने की उम्मीद रखते हैं विद स्टेबल मार्जिन एक्सपेंशन। कैश रिच बैलेंस शीट है और इसलिए इनकी जो डिविडेंड यील्ड है ये 3.25% के आसपास है और वैल्यूएशंस भी बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है। फ्रॉम अ मार्केट स्मिथ पर्सपेक्टिव इसकी जो EPS RS रेटिंग्स है वो बहुत बढ़िया है और हमें लगता है आई थिंक यहाँ से भी 18 से 20% के अपसाइड विद स्टॉप लॉस एट 255-256 ये स्टॉक शायद अच्छे रिटर्न डिलीवर कर सकता है। तो बालमन लॉरी हमारी पिक रहेगी। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में है नहीं, क्लाइंट्स को रिसर्च नोट द्वारा दिया गया है, क्लाइंट्स के पास इसकी होल्डिंग हो सकती है। बिल्कुल ठीक। 4 का चौका, ये क्विकली रैप अप कर दिया जाए। जो भी है, नाम तो काफी अच्छा है, 4 का चौका। सस्ता ऑप्शन मानस की तरफ से आया था TVS मोटर्स, 2140 का कॉल, 59 पे था जब स्क्रीन पे डायरेक्टर साहब ने दिखाया, 62 पे आ गया है। ट्रेड आ रहा है ग्रिप में, 44 के स्टॉप के साथ अपन 95 की तरफ बढ़ रहे हैं। FNO सुपरस्टार रचना जी की तरफ से एक और टू व्हीलर मेजर हीरो मोटोकॉर्प खरीदने का मन, 50-60 पे अपन ने स्क्रीन पे देखा था, 50-60 पर है। 50-20 के स्टॉप के साथ 5100, 5120 की तैयारी। चार्ट का चमत्कार सावंत साहब ने दिया टाटा पावर, खरीदने का मन। 426 पे था, 428 पे आया हुआ है। 418 के स्टॉप के साथ अपन 440, 445 के लक्ष्य को अप्रोच करेंगे। और मिड कैप फंड, अभी मयूरेश ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करा इसका बिजनेस, इसके वैल्यूएशन, EPS, वो कंफर्ट अच्छा लग रहा है लंबी अवधि के लिए। आज से 255 का पोजिशनरी स्टॉप है, 360 तक के लक्ष्य। चलिए अभी वीरू के पास चलेंगे कुछ स्क्रीन्स पे बढ़िया स्टॉक्स मार्क करने के लिए। उससे पहले यतिन के साथ चर्चा कर ली जाए। दरअसल कल MSCI अपने मई इंडेक्स का रिव्यू अनाउंस करेगा, तो 2-3 सवाल हैं। एक तो ये पैसा आएगा जाएगा तो नहीं ना, नेट कौन से स्टॉक्स खास तौर पे। और मुझे याद पड़ता है लास्ट टाइम जब HDFC बैंक में शेयर होल्डिंग वाला आया था, आपने बताया था चैनल पे बढ़िया तरीके से कि 5 बिप्स से मिस हो गया मामला, सब कुछ उनके हाथ में दारोमदार। अब करना क्या है, क्या अपडेट्स हैं, क्या एक्सपेक्ट करूं कल? तो देखो, सबसे पहले तो जो MSCI का रीबैलेंसिंग होने वाला है, आज देर रात को वो लिस्ट आ जाएगी। तो कल सुबह प्री मार्केट, बिफोर द मार्केट ओपन्स, आपके पास वो पूरी की पूरी लिस्ट रहेगी MSCI इंक्लूजन वाली। वो लिस्ट है हमारे पास, जो मोस्ट प्रोबेबल कैंडिडेट है नुआमा रिसर्च के हिसाब से। और ये जो रीबैलेंसिंग होगी वो 31 मई को होगी, यानी मंथ एंड में ये आपको रीबैलेंसिंग होती हुई दिखाई देगी 3 और 3.5 के बीच में।
मार्केट क्लोजिंग के आसपास। तो देखते हैं इंक्लूजन कैंडिडेट्स कौन से हैं। सबसे पहले अगर हम मेन स्टॉक्स जहां फोकस रहेगा उसकी बात करें तो आपकी स्क्रीन पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है वो पूरा का पूरा लिस्ट। इंडस टावर, पॉलिसी बाजार, फिनिक्स मिल्स और सुंदरम फाइनेंस, ये वो 4 स्टॉक्स हैं जहां $200 मिलियन यानी 1500-1600 करोड़ रुपए से थोड़ी ज़्यादा की बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। तो मई रिव्यू के ये टॉप कंटेंडर्स हैं। इसके अलावा सोलार इंडस्ट्रीज़, एनएचपीसी, बॉश और जिंदल स्टेनलेस जैसे काउंटर्स हैं जहां लगभग 15 से 20 मिलियन डॉलर्स के आसपास की बाइंग आपको दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ भी 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बाइंग देखने को मिल सकती है। 3 स्टॉक्स जहाँ एक्सक्लूजन होगा और ये खास स्टॉक्स रखिए अपने रडार पे। सबसे पहले इंद्रप्रस्थ गैस, बर्जर पेंट्स और 197 यानी पेटीएम। तो ये 3 स्टॉक्स हैं जहां आप एक्सक्लूजन देखेंगे। पेटीएम की स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ $67 मिलियन की बिकवाली यानी लगभग 500 करोड़ की बिकवाली, और दूसरे स्टॉक्स में लगभग 800 करोड़ की बिकवाली आप ओवरऑल बेसिस पे देखते रहेंगे। जहाँ तक कि आशीष का आखिरी सवाल का जवाब है HDFC बैंक वाला, तो देखिए एक राउंडिंग ऑफ 5 बेसिस पॉइंट्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपने फ्री फ्लोट से ज़्यादा FI शेयर होल्डिंग देखा है। ये क्लियरली ये जो रीजिक है ना, ये जो मे रिव्यू है इसके बाहर की चीज़ है ये। तो जो रिव्यू है उसके अंदर सारे के सारे हमने स्टॉक्स प्रोबेबल इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाले कहें वो तो हैं ही, लेकिन ये एक अलग चीज़ है, ये रिव्यू का पार्ट नहीं है, ये नॉर्मल ऑनगोइंग बेसिस पे जो MSCI हाँ जो कॉग्निजेंस लेती है MSCI वो उसके ऊपर है। जैसे आपको याद है आउट ऑफ द वे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में इन्होंने थोड़े वेट कट किए थे क्योंकि थोड़े बहुत शेयर होल्डर्स जो थे उनको लगा फ्री फ्लोट का पार्ट होना चाहिए। तो इसी तरीके से अगर हम HDFC बैंक की बात करें तो यहाँ अगर MSCI को लगता है कि चलो ये 5 बेसिस पॉइंट्स एक राउंडिंग एरर है और मौका देना चाहिए तो इंक्लूड कर लेंगे वो लोग HDFC बैंक में। तो कल आप एक बड़ा गैप अप देख सकते हैं। जो क्वांट एनालिस्ट हैं उनका ये मानना है कि अगर आप बुक रूल पढ़ें तो एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, तो किसी टाइप का उसको मतलब मिस तो मिस वो 5 बेसिस पॉइंट्स मिस हो गया तो मिस हो गया। डिस्क्रिशन होता है ऑब्वियसली MSCI के पास, लेकिन देखते हैं कैसे ओवरऑल मोमेंटम रहता है, क्योंकि जो मार्च का शेयर होल्डिंग पैटर्न था उसमें तो 5 बिप्स थोड़ा ज़्यादा था FI होल्डिंग। अगर वो 5 बिप्स से कम हो जाता तो बिल्कुल ही आ ही जाता वो शॉर्ट बिप्स। तो एकदम ऐसे टच एंड गो वाला मामला है। MSCI के पास अब पावर है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। FI होल्डिंग रिड्यूस हुई थी, इतनी हो गई थी कि ट्रिगर हो जाता तो फिर खरीदने आ जाते, पर वो हो नहीं पाएगा शायद। खैर हमारी ब्रोकरेज एकदम सटीक रहती हैं वैसे इंक्लूजन्स एक्सक्लूजन्स को लेकर, क्वांटम को लेकर। तो ये जो यतिन ने कहा है ध्यान रखिएगा, इन सारे स्टॉक्स को रडार पे रखिएगा। शायद लाइकली इंक्लूजन्स यही होने वाले हैं जब हम कल सुबह लौट के आएंगे, डिटेल्स यही शायद मोटा मोटी सामने होंगी। वीरू कुछ स्टॉक्स मार्क करे जाएं, उसके बाद आज की मार्केट बिग वॉइस की तरफ बढ़ेंगे। आशीष एक मैं ऑप्शन मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा ट्रेड इसलिए लूँगा क्योंकि अभी भी इंडेक्स फंस रहा है। बट यस, निफ्टी को अभी भी जो एडवांटेज है LNT का और रिलायंस का, वो निफ्टी को 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर टिका हुआ है। मैं यहाँ पे एक BL का जिक्र करना चाहूँगा, और BL पे प्लीज़ रचना जी इसकी 230 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन और BL पे आपका टेक। यहाँ पर भी एक क्लियरली आई थिंक डिफेंस स्पेस में जो मूव नजर आ रहा है, लेकिन अब ये जो तेजी थी और शार्प होती हुई, आपका व्यू BL पे इस वक्त रचना जी? जी जहाँ तक BL की बात है तो BL में यहाँ पे ट्रेंड आज के दिन में तो काफी स्ट्रांग रहा है, हालांकि पिछले थोड़े दिन से करेक्शंस आ रहा था। नाउ यहाँ से उसको फॉलो थ्रू करने के लिए सेकंड डे रनिंग कल अगर कंटिन्यू करना है ये मूव, तो डेली चार्ट पे ओवरहेड 20 पीरियड एवरेज को निकालना पड़ेगा, विच इज अराउंड 233। तो फिलहाल वहीं पे है, सो थोड़ा रेजिस्टेंस वहां पे आएगा। अगर कल सुबह एक अच्छा गैप अप मिल जाएगा देन ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ती है कि कल के दिन में एक ऐसी दूसरी कैंडल देखने को मिले जैसी स्ट्रॉन्ग कैंडल आज हमने देखी है। अगर 233 रोक पाएगा प्राइस को, विच इज 20 पीरियड एवरेज, तो फिर यहाँ से थोड़ा 1-2 दिन का कंसोलिडेशन लग जाएगा before it moves further, but any which ways there is trend today in the price action। और जहां तक 230 की सी का बात है तो 230 के सी में अभी 10 पे प्राइस है। अगर यहाँ पे 8.4 पे भी ऐसे लगा कि इसको बाय किया जाए तो ऊपर वाली साइड पे 12 और 13 तक ये जा सकता है। देखिए भाई BL के 230 के कॉल रडार पे खरीदा जा सकता है।
टू व्हीलर की बहुत चर्चा हो रही थी। महिंद्रा एंड महिंद्रा भी आज बहुत बढ़िया कर रहा है, 0.25% उछाल के साथ इस समय कामकाज करता है। खैर सुबह से ही वो तेजी तूल पकड़ गई है उस स्टॉक में। वीरू, कल से ऑफिशियल बुकिंग शुरुआत होगी XUV 3XO की। गाबा सर, कल से बुकिंग शुरू होगी ऑफिशियली, तो आप कहां पैसे दे आए भाई? ऐसा है कि मैंने प्री बुक किया है, मतलब कल वो सिस्टम में आ गया कार्ड के अंदर, जैसे ही खुलेगा। पर्ची दी उसने? नहीं दी? हाँ जी, पर्ची दी नहीं दी उसने? पर्ची मिली, पर्ची मिली। ठीक है, पैसा ही चला जाता। ठीक है, नहीं वैसे सच है, कुछ डीलर्स ने पहले से बुकिंग लेना शुरू करी थी। कल ऑफिशियली वो बुकिंग शुरू होने वाली है आया था, और 26 मई को शायद डिलीवरी कमेंस हो जाएगी। हाँ जी। तो गाबा सर कह रहे थे जैसी आएगी अपन सब बैंड्रा में सी साइड घूमेंगे उस गाड़ी में। गाबा सर, M&M का चार्ट देखने का इसी बात पे? वो तो पहले ही देखना पड़ेगा। मैं सोचा था कल सुबह रेकमेंड करूं, क्योंकि क्यों न्यू नहीं हाई। करे? अच्छा, कल सुबह? हाँ नहीं, अभी दे देता हूँ आपको, ठीक है। न्यू हाई पर चल रहा है, रेसिस्टेंस तो है ही नहीं, और बुकिंग भी अच्छी होने वाली है। मैंने की है शुरू, तो वेट करा है 2268, तो बस 15-20 रुपए का स्टॉप लगाना चाहिए, ज्यादा नहीं। न्यू हाई मिलेगा 2300, अब की बात 2300 पार। लेकिन पिछले हफ्ते 10 दिन पहले हमने बात की थी, ये लगता है 2500 की तरफ जाएगा। इसमें जब भी कोई डिप्स मिले, ये खरीदारी का मौका देगा। बात सही, बढ़िया स्टॉक है, बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर है। गावा सर ने बुकिंग शुरू करी है तो फिर श्री गणेश बढ़िया हुआ है। पर आप मर्सिडीज बेच के ये लेने वाले हो, लैंडमार्क ठोक दूं क्या? नहीं, वो ऐसा मत कीजिए। कल रात को मैं और एक सोचा था, दूसरी गाड़ी ले लूं या ना लूं, सोच रहा। कल बात हो रही है घर में, अभी तक वही चल रही है बात। और अभी मैं वही देख रहा था, दूसरे साइड पर, दूसरे स्क्रीन पे वही देख रहा था मैं। कौन सी गाड़ी देख रहा हूँ, बताऊंगा आपको, या पब्लिक नहीं पता। अच्छा, आ गई है कि आने वाली है? आ गई, हाल फिलहाल में आई थी क्या? डिस्कवरी स्पॉट सोच रहा हूँ। कहाँ ये 3XO का डिस्कवरी स्पोर्ट चल क्या रहा है सर? तो सोच रहा, कल बात हुई थी। जलवे है भाई। वीरो, दिल्ली में खूब घर बिक रहे हैं, तो मुंबई वाले देखिए कोई रेंज ही नहीं है, जहां मन करे जो मन करे खरीद डालने का। ये जलवे चल रहे हैं यार। आशीष, ये डिस्कशन बंद कर दो। हाँ, मुझे भी लग रहा था, मैं भी धीरे से आप पे इसलिए टॉस कर दिया है ना। हाँ। लेकिन मेरे ख्याल से गुरमीत जुड़ चुके हैं, उससे चलते हैं, बात करते हैं। हाँ मालूम है सर, ईश्वर करे आपके पास और गाड़ियाँ हो ऐसी, लेकिन फिलहाल के लिए डिस्कशन बंद कर देते हैं। अब चलते हैं, गुरमीत चड्ढा हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में इस वक्त। गुरमीत नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और गुरमीत, ये वॉलेटिलिटी तो खैर अभी सिंक नहीं हुई है, वॉलेटिलिटी स्टिल परसिस्ट कर रही है, बट क्या मीनिंगफुल जो डिप, जिस प्रकार की आशंकाएं, जिस प्रकार की आई थिंक न्यूज़ फ्लो या फिर जो चीज़ मार्केट ने गेस करी, उसके कंपैरिजन में क्या प्राइस डैमेज हो चुका है? आपका सेंस इस प्राइस पे क्या है इस वक्त, निफ्टी बैंक पे, और आप लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त? तो वीर जी, हमने पहले भी चर्चा करी है इस पर, और मेरा हमेशा मानना है कि जब सबसे ज्यादा डर लगता है तभी थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होता है। इनफैक्ट जब सब अच्छा लग रहा होता है तो रिस्क बढ़ रहा होता है। और इलेक्शन रिलेटेड वॉलेटिलिटी नॉर्मल है, क्योंकि बाजार ने बिल्कुल भी इसको मुझे लगता है नजरअंदाज कर दिया था। और जब पहले 2-3 राउंड्स हुए पोलिंग के और वोटर टर्नआउट कम हुआ, तो मार्केट को ये लगा कि शायद जो कॉन्टेस्ट है वो थोड़ा क्लोज है, इसलिए। और पैसा अच्छा बना है पिछले 1 साल में सारे इन्वेस्टर्स का, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो, FIIs हो। और तो मुझे लगता है एक वो जब इवेंट रिस्क आता है, थोड़े से फंड्स को साइड में करते हैं, वो हमें प्ले आउट होते हुए देखा। FIIs ने ऑलरेडी लगभग 30,000 करोड़ की सेलिंग मे में कर दी है। एक माइलस्टोन इंडियन मार्केट का अचीव हुआ जब DI ओनरशिप FI ओनरशिप को क्रॉस कर गया है। DI ओनरशिप अब लगभग 67 लाख करोड़ है और FI ओनरशिप अब 66 लाख करोड़ है। तो DI ऑफिशियली अब सेकंड लार्जेस्ट है प्रमोटर्स के बाद। मुझे लगता है ये शायद जब हम क्लोजर टू एग्जिट पोल आएंगे तब बाजार इसको ठीक से प्राइसिंग करेगा, तब तक थोड़ा वॉलेटिलिटी इंप्रूव मुझे लगता है रहेगी। और बाजार अभी ये प्राइसिंग कर रहा है कि कंटिन्यूटी होगी, बट इसको अगर इस हाइपोथेसिस में अगर कोई भी चैलेंज आता है तो हम हाइटेंड वॉलेटिलिटी दे सकते हैं। प्रोबेबिलिटी कम है, बट आप जैसे कहते हैं क्रिकेट और पॉलिटिक्स में जब तक लास्ट बॉल नहीं फेंकी जाए आपको व्यू नहीं लेना चाहिए। बट ऑड्स जैसा मैंने बोला जो है वो फेवर में है। और दूसरा मुझे लगता है ये 10 ईयर यूएस भी थोड़ा ईज हो रहा है, 440 445 के नजदीक आया है। अगर ये थोड़ा और ईजिंग होता है, यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आना है,
तो एक जो वो हॉट मनी जो फ्लो होता रहता है वो भी कम होगा। ये दोनों चीजें मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में देखनी चाहिए, और मेरी स्ट्रेटेजी अभी भी बाय ऑन डिप्स, कुछ उसमें बदलाव नहीं। क्योंकि वॉलेटिलिटी की बात छेड़ी गुरमीत, गुड आफ्टरनून। 10 का 20 हो गया वो इंडेक्स। दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो बाजार को समझ में आ गया 4 जून को क्या होने वाला और डर लग गया, या बाजार को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये 10 का 20 क्यों हुआ इन दोनों में से? दूसरा वाला फैक्टर ज्यादा है आशीष जी, क्योंकि अनसर्टेनिटी जो होता है उससे वॉलेटिलिटी बढ़ती है। एक बार पता लग जाए कि ये होने वाला है, फिर तो वो 1-2 दिन की प्ले आउट हो जाता है। जितना अनसर्टन रहेगा उतना उतना वोलेटाइल रहेगा। और आपने देखा है 2019 में भी फर्स्ट 2 5-6 फेसेस में बाजार 5-6% करेक्ट किया था। तब भी यही बोला जा रहा था कि शायद 220-230 सीटें आ सकती है, अलायंस करना पड़ सकता है, फ्रैक्चर्ड मैंडेट है। मैंने अभी तक जितने स्टेट इलेक्शन देखे हैं, स्पेशली लास्ट 4-5 साल में, चाहे वो तेलंगाना है, चाहे वो हिमाचल है, चाहे वेस्ट बंगाल है या एमपी राजस्थान है, मैंडेट बहुत क्लियर आ रहा है स्टेट इलेक्शंस में भी। तो ये वोलेटिलिटी अनसर्टेनिटी को लेके है, और इवेंट रिस्क पहले मार्केट शायद उसको बिल्कुल तवज्जो ही नहीं दे रहा था। अभी सडनली जैसे जैसे आप इवेंट नजदीक आ रहा है, टर्नआउट जैसे थोड़ा कम हुआ, तो उसको सडनली उस वजह से विक्स बढ़ा है। और लोगों ने एफआईएस सेल ऑफ को इसके साथ क्लब कर दिया कि शायद एफआईएस को कुछ ज्यादा पता है, जबकि मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। वो भी थोड़ा सा रिस्क ऑफ कर रहे हैं। हर बड़े फैमिली ऑफिस में भी मेरी बात हो रही है, थोड़ा सा सब ड्राई पाउडर रखना चाहते हैं 10-15%। और मार्केट भी वन वे चला था आशीष जी, हमें एक्चुअली आदत पड़ के देखा जाए तो 2-3% का करेक्शन है। हमें थोड़ा, आई थिंक बाजार ने आदत गलत डाल दी है, वोलेटिलिटी ज्यादा दिखी नहीं है, इसलिए शायद मुझे लगता है थोड़ा सा अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन। बात सही है, ज्यादा कुछ ठंडे नहीं पड़े, लोअर लेवल से अभी जितना पिट के गए थे वही 3.25% था। अब तो वहां से लोअर लेवल से रिकवर भी कर गए, तो एक्चुअली बहुत ज्यादा डैमेज हुआ नहीं है, लेकिन डर ज्यादा लग गया। गुरमीत, ये वॉलेटिलिटी गिरावट, आप जैसे लोग जो रह रहे के मौका ढूंढते हैं डिप्लॉय करने के लिए, अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। तो अच्छे एंट्री पॉइंट शायद मिल जाते होंगे। क्या खरीद रहे हो आप लोग कंप्लीट सर्कल में? तो 2-3 चीजें कर रहे हैं आशीष जी। जैसा हमने जहां पे हमें लगा कि थोड़ी अपॉर्चुनिटीज है, वो हमने कुछ बैंक्स ऐड किए। हमें लगा बैंक निफ्टी 2 चीजों से गेन करेगी। बॉन्ड इंक्लूजन होते ही बॉन्ड यील्ड और नीचे गिरेगी, तो ट्रेजरी गेन्स होने के चांसेस हैं। बहुत सारे पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स का एसएलआर रेशियो अच्छा है। कुछ जगह हमने देखा कि आईसीआईसीआई जैसे प्राइवेट बैंक्स में क्लियर लीडरशिप बना रहा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर चाहे वो एनआईआई ग्रोथ हो, फी इनकम ग्रोथ हो, एसेट क्वालिटी बहुत प्रिस्टीन है, क्लियर लीडरशिप है, और मुझे लगता है वो प्रीमियम लेता रहेगा। तो इस गिरावट में थोड़ा सा वो भी ऐड किया। कुछ मिड साइड बैंक्स ऐड किए, जैसे फेडरल बैंक है, आरबीएल है। 1-2 छोटी एनबीएफसीज ऐड करी है। यूग्रो कैपिटल, उन्होंने अभी कैपिटल रेज किया 1000 करोड़ से ऊपर, कुछ फंड से और फैमिली ऑफिस से। फिर हमने एक वेस्ट मैनेजमेंट पे कुछ स्टॉक्स ऐड किए। हमें लगता है ये अपॉर्चुनिटी बहुत बहुत बड़ी है। उसमें हमने गणेश इकोस्फेयर ऐड किया पोर्टफोलियो में। हमने आईटीसी ऐड किया है। मुझे लगता है होटल डीमर्जर के बाद थोड़ी और वैल्यू अनलॉकिंग होगी, और ठीक ठाक करेक्शन है आईटीसी में, काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। और हम थोड़ा सा जहाँ पे एनर्जी रिलेटेड स्पेस है और ऑटो एंसिलरीज है, वहां पर भी थोड़े एडिशंस किए हैं। एनर्जी में हमने पावर ग्रिड ऐड किया है। हमें लगता है कि जो ट्रांसमिशन लाइन है, जो आईएसपीटी जो बोलते हैं, इंटरस्टेट जो प्रोजेक्ट है, वो अकेला करीबन 2 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटी है। और जो स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं, लगभग 5 करोड़ स्मार्ट मीटर्स लगने वाले हैं, उसमें ट्रांसमिशन लाइन की अपॉर्चुनिटी और ग्रिड की अपॉर्चुनिटी है। तो पावर ग्रिड हमें हमें काफी अच्छा लगता है उस स्पेस में। और कुछ एक सिलेक्टिवली हमने डिफेंस स्टॉक्स ऐड किए हैं करेक्शन, जैसे जेन टेक्नोलॉजी है। एमएससीआई वेटेज में शायद सोलर इंडस्ट्रीज का वेट बढ़ सकता है, काफी हाई प्रोबेबिलिटी है, वो थोड़ा सा ऐड किया है। तो अक्रॉस पोर्टफोलियो ऐड किया है, और थोड़ा सा ड्राई पाउडर रख रहे हैं 4 जून के लिए भी। अच्छा गुरमीत, मेटल्स पे आपका टेक है। मेटल्स इस बाजार की सबसे स्ट्रॉन्ग कड़ी है। आई मीन सिर्फ मतलब ये वो धड़ा है बाजार का जो इस वक्त डोमेस्टिक नहीं है, ग्लोबल मार्केट्स और ग्लोबल सेटअप को आई थिंक चेज कर रहा है। फेरस, नॉन फेरस सभी ग्रुप में काफ़ी स्ट्रेंथ है। आप लोग मेटल्स पे क्या मतलब सेंस रखते हैं, और आपके एडिशन में मतलब जो आप पिछले 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में किया है आपने, वो क्या किया मेटल्स में? तो 2 चीजें कर रहे हैं। टैक्टिकली हमारी नजर है हिंदाल्को पे। तो नोवेलिस की लिस्टिंग है, जो कि मुझे लगता है एक ट्रिगर है। और नॉन फेरस में डिमांड है। आप कॉपर के, एल्यूमिनियम के प्राइसिंग देखिए, तेजी। और हिंदाल्को ने काफी अच्छा पिछले 2-3 साल में बैलेंस शीट डीलेवरेजिंग, बहुत बहुत प्रूडेंट जिसे कहते हैं एसेट एलोकेशन किया है, क्योंकि एक कंसर्न रहा है पास में। ओवरऑल अगर आप देखेंगे बिरला ग्रुप में, मुझे लगता है पिछले 1-1.5 साल में थोड़ी सी रेटिंग होना शुरू हुई है, जो कि अच्छा है बाजार के लिए।
और एक हमने फेरस में मुकंद है हमारे पास, जो कि हमारा एक स्पेशल सिचुएशन प्ले था। हमने जब 2 डिजिट का था, 90-100 रुपए का ऐड किया था। इसमें बजाज ग्रुप का ओनरशिप 74% हो गया था। बजाज ग्रुप और शाह फैमिली का जॉइंट वेंचर था और काफी पैसा इन्फ्यूजन हुआ है। उन्होंने अपना एक लैंड बेचा था थाने में। करीबन 1.5 से 2,000 करोड़ का डेट रिडक्शन हुआ है। एग्जिस्टिंग जो फाइनेंसिंग फैसिलिटीज थी वो रिफाइनेंस हुई है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा, उन्होंने जिंदल से लीडरशिप टीम हायर करी है। तो थोड़ा लंबा टर्न अराउंड स्टोरी है, बट ये हमने थोड़ा सा मीडियम टर्म के लिए ऐड किया है। तो ये 2 चीजें हमने ऐड करी है और थोड़ा सा हम प्रेशियस मेटल्स की तरफ है। हमें लगता है कि जो ज्वेलर्स हैं वहां पे हमारी थोड़ी सी नजर है, सेंको पे नजर है, टाइटन में शायद अगर और करेक्शन आता है तो वो भी ऐड। अच्छा, ये गुरमीत, ये कंप्लीट सर्कल छोले भटूरे का क्या प्लान है? किस टाइमलाइंस पे आप वर्क कर रहे हो और रेगुलेटरी अप्रूवल्स इन हैंड है क्या? देखिए, मुझे पता नहीं है छोले भटूरे की रेगुलेटरी अथॉरिटी और क्या वो फसाई तो होगा। तो मैंने जब हल्दीराम का वैल्यूएशन देखा तो मतलब काफी बहुत बड़ा इवेंट मेरे मानना है। और मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि जो फूड इंडस्ट्री है ये इंडिया में बहुत नेक्स्ट लीप पे। आप देखिए, हमारा कुकिंग टाइम कम हो गया है, 15 से 11 घंटे हो गया है। तो और मैं थोड़ा सा फूडी भी हूँ, नॉर्थ इंडियन हूँ। तो एक ड्रीम है मेरा कि जब थोड़ा मार्केट से शायद, जब रिटायर तो नहीं बोलूंगा, जब थोड़ा सा और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा तो एक अच्छा फ्यूजन वाला कैफे खोलना है जिसमें छोले भटूरे एक मेन डिश होनी चाहिए। ये एक रिटायरमेंट गोल कह सकते हैं आशीष जी आप। बट वर्क इन प्रोग्रेस है, काम। तो वीरू, ट्वीट इंटरेस्टिंग था। ये है देसी का कमाल, वैल्यूएशन देखिए जो हल्दीराम को रिपोर्टेड है, चर्चा में जो चल रहा है, उस लिहाज से देसी के जलवे देखिए क्या खतरनाक है। तो गुरमीत का आइडिया कि छोले भटूरे की अपन रेडी डाल दें, मैं तो उसमें आने वाला हूँ, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। अच्छा, और वैसे देसी रिलेटेड कोई लिस्टेड है नहीं, वो स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स है लेकिन उसके कोई जलवे है नहीं, ठंडा पड़ता रहता है उसमें भी वो थोड़ा बहुत, क्योंकि वो कैलकाटा आ जाता है और एक आध और उसके वेंचर है जो देसी टाइप हैं, तो कह सकता हूँ, लेकिन वो तो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। कोई चेन भी नहीं है। आप देखिए, डोसा की चेन है, बड़ा पाव की चेन है, लिस्टेड नहीं है। हाँ, मुझे लगता है एक ऑर्गेनाइज्ड बड़ा प्लेयर की शायद कमी है। हाँ, ये कंप्लीट सर्कल छोले भटूरे लिस्ट होने आएगा तब अपन देखेंगे। आप भी देखा नहीं था गुरमीत का ट्वीट। ये मैंने गुरमीत का ट्वीट देखा नहीं था, अब जाके देखा मैंने ट्वीट। गजब ट्वीट है यार, है? ये आपने कब देख लिया था? गुरमीत आने वाले थे तो मैंने कहा जरा देखें ऑनलाइन क्या कर रहे हैं आज के लिए। अच्छा, एक और देखा है मैंने। आप कहाँ सीरियस लगे हो? आप छोड़ो, करेंगे इस पे, कुछ करेंगे आप लोगों के लिए। अभी क्या है, एक एक्सटेंडेड वीकेंड कह लीजिए आने वाला है। गुरमीत ने उसका भी एक सजेशन दिया है और वो सीरियस है। बच्चों के साथ जाइए और श्रीकांत देख के आइए। नहीं, एक श्रीकांत तो हमारे साथ पैनल में है, ये वो मूवी श्रीकांत की बात कर रहे हैं। गुरमीत, आपने देख ली क्या? बहुत अच्छी है क्या? बहुत ही बेहतरीन मूवी है। रियल लाइफ स्टोरी पे है श्रीकांत बोला के, और कैसे उन्होंने विजुअली चैलेंज होकर, मैं तो बोलूँगा स्पेशली एबल्ड है। उन्होंने पहले MIT क्लियर किया। उनके, मैं स्टोरी नहीं बताऊंगा, उनके स्टार्टअप में हमारे पूर्व प्रेसिडेंट मिस्टर अब्दुल कलाम आज़ाद ने इन्वेस्ट किया। तो बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है और मैं तो कहता हूँ किड्स के साथ जाना चाहिए और देखना चाहिए कि रियल स्ट्रगल से कोई भी लिमिटेशन को आप कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते। मैं ये भी देख रहा हूँ बैठ के, है ना, ये श्रीकांत, ये जरूर देख के आएंगे। वाकई आशीष ने अच्छा, आप देखिए, अच्छी रिसर्च की थी गुरमीत के आने से पहले। अच्छा, तो एक बार एक काम कीजिएगा, इसी स्पेस से जुड़े 2 स्टॉक्स के और सेक्टर्स का और जिक्र कर लूँ आखिरी पे। आशीष, पूछ लो क्या? कौन? ये जोमेटो पे आपका टेक इस प्राइस पे, और साथ ही साथ अच्छा एक बास्केट और ऑन सीरियस नोट, लिकर पूरा का पूरा ऑल टाइम हाई पे है। हाँ। सिर्फ UBL थोड़ा सा 1-2-5% अगर आप देखें किसका है। हाँ। इसमें से कुछ जोड़ा आपने? हमने जोमेटो थोड़ा ऐड किया है और आज भी थोड़ा ऐड किया है डिप्स पे। मुझे लगता है स्ट्रक्चरल टर्न अराउंड है जोमेटो में। आप देखिए, ब्लिंकिट ऑलरेडी एबिटा ब्रेक इवन हो गया है। करीबन 19% ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। कंट्रीब्यूशन मार्जिन उसका ऑलमोस्ट 4% हो गया है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो आप परसेंटेज बनाते हैं ऑर्डर का, उसे बोलते हैं।
फूड डिलीवरी में वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन अब 6% के ऊपर है। उनको एक ही चीज है जो उनको टैकल करनी है, वो एम्प्लॉय कॉस्ट है जो उनको ESOPs देने हैं, वो करीबन 2% है आउटस्टैंडिंग कैपिटल का, तो वो उनको थोड़ा सा नेविगेट करना है, इससे शायद थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन मैं बोलूंगा बाजार का है। दूसरा मुझे लगता है जो क्विक कॉमर्स है, इसमें हाई वैल्यू जियो भी बढ़ता जा रहा है। आप सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स ऑर्डर हो रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू हो रहा है, और स्पेशली मेट्रोस में, टियर 2 टाउन्स में लोग कन्वीनियंस के लिए प्रीमियम देने को तैयार है। तो जो ब्लिंकिट है वो मुझे लगता है शायद और बड़ा ग्रोथ लीवर है, प्लस उनके पास अपना फ्लीट है 12,000 प्लस राइडर्स का, जो कि और मॉडल को पिवट कर सकता है। और अगर आप वर्ल्ड ओवर देखेंगे तो ये मुझे स्पेस इंटरेस्टिंग लगती है। और ड्यूओपोली है, आई थिंक सिर्फ स्विगी और जोमेटो है, करीबन 8-10 प्लेयर्स अपने हाथ टेस्ट कर चुके हैं और 100 स्टोर और ऐड कर रहे हैं इस क्वार्टर, 1000 स्टोर कर देंगे इस साल सिर्फ ब्लिंकिट के लिए। तो मुझे लगता है काफी अच्छे 40-50% रेवेन्यू ग्रोथ शायद सस्टेन कर पाएगा। और बेवरेजेस में हमें टाटा कंज्यूमर अच्छा लगता है। हमने कोई लिकर स्टॉक तो नहीं ऐड किया, हमें टाटा कंज्यूमर और वरुण बेवरेज है हमारे पोर्टफोलियो में। हमें लगता है ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, जो फूड ड्रिंक्स की है, रेडी टू ईट फूड की है, पल्सेस की है, सीरियल्स की है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये मतलब ये आपका ये 15% कंपाउंडिंग वाले स्टॉक्स हैं, आप 10 साल तक शायद बस्ते में ताला रख के इसको छोड़ सकते हैं। ये हैं प्रिफर्ड बेवरेजेस में टाटा कंज्यूमर, वरुण बेवरेजेस, और उधर जोमेटो और ऐड किया है, पहले से था पोर्टफोलियो में। और आज सुबह अपन चर्चा कर रहे थे कि इस तरह की कमेंट्री थी मैनेजमेंट की और कैसे ब्रोकरेज ने थम्स अप दिया उस कमेंट्री को। गुरमीत, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। मैं एक्सपर्ट्स के पास चलूं वापस और उनसे जानूं उनके BTST या STBT आइडियाज। उससे पहले यतिन रेड्डी आपको नजर आएंगे डीलिंग रूम के मूड माहौल के साथ। कैसा मूड है भाई साहब और कहाँ नजर है डीलर्स की? तो देखिए आशीष, दो स्टॉक्स जो आज डीलर्स के फोकस रेडार में हैं। सबसे पहले बायोकॉन, नतीजे बहुत जल्द आने वाले हैं, लेकिन उसके पहले स्टॉक में आपको बहुत ज़बरदस्त स्टॉक लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है मई सीरीज़ में। डीलर्स का मानना है यहाँ एक BTST का ट्रेड ले सकते हैं 315 से लेकर 318 तक के लेवल्स का। फ्यूचर्स में लगभग 310 के आसपास का रेट है और बहुत सारे HNIs यहाँ और FIs यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। फ्लिप साइड पे पिछले 20 मिनटों में एक बड़ा स्पाइक आया है LIC हाउसिंग फाइनेंस में, लेकिन ये स्पाइक को डीलर्स यूज़ कर रहे हैं स्टॉक को शॉर्ट करने के लिए। कल रिजल्ट्स हैं और रिजल्ट्स के पहले काफ़ी सारे HNIs यहाँ बिकवाली करके चल रहे हैं और डीलर्स की अगर आप माने तो 615-620 तक के लेवल्स फिर से एक बार स्टॉक पे देखने को मिलने चाहिए। तो ये एक स्टॉक है फाइनेंशियल्स में जहाँ डीलर्स को शॉर्ट पोजीशंस बनाने की एडवाइस अपने क्लाइंट्स और HNIs की तरफ से मिल रही है फीलर्स के तरीके से। ये रहे भाई रेडार पे स्टॉक्स, बायोकॉन और LIC हाउसिंग फाइनेंस। यतिन, थैंक यू। अच्छा, HDFC बैंक एक बार स्क्रीन पे खींच के लाइएगा। वो यतिन ने अपडेट दिया था, थोड़ा सा देखते हैं MSCI क्या फाइनल कॉल देता है। जाते जाते HDFC बैंक थोड़ा दमखम दिखाने की कोशिश, आधे % से ज़्यादा की मजबूती और अचानक ये तो हैवी वेट है ही है। निफ्टी बैंक को भी 1/4% ऊपर ले गया है अपने साथ साथ। बाकी के स्टॉक्स तो खैर एक्सपर्ट्स अब चुन लेकर आएंगे आपके लिए। चलिए लाइए BTST STBT कॉल्स की शुरुआत करी जाए। गाबा सर के पास चला जाए सबसे पहले। गाबा सर, क्या ले जाना है? मुझे जो स्टॉक पसंद है वो है IT क्षेत्र कल के लिए। उसमें से स्टॉक पसंद है वो है बिरला सॉफ्ट। बहुत ही स्ट्रेच है ऑन द डाउन साइड, एक अनस्ट्रेचिंग की जरूरत है और सेटअप के हिसाब से अनस्ट्रेचिंग मिलेगी बिरला सॉफ्ट में। ट्रेड कर रहा है 610 का, स्टॉप होगा 610 रुपए का। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 640 के नजर आते हैं, तो बिरला सॉफ्ट पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। करने का मन बिरला सॉफ्ट है गाबा सर का BTST आइडिया। रचना जी, क्या रडार पे आपके? जी मेरे रेडार पे ट्रेंड है और ट्रेंड को हम लॉन्ग करेंगे फ्यूचर्स पे। 4500 पे हम SL लगाएंगे और हमारे टारगेट्स होंगे 4630 एंड 4700। ओके, ट्रेंड। श्रीकांत, आप ट्रेड क्या कैरी करेंगे वेडनेसडे मॉर्निंग के लिए? तो देखिए, मुझे लगता है कि अगर रिलेटिवली अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी को अगर कंपेयर करें तो पिछले आधे एक घंटे में बैंक निफ्टी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और बेस्ड ऑन बैंक निफ्टी के परफॉर्मेंस के बेसिस पे मुझे लगता है कि हमें किसी बैंक स्टॉक को चुनना चाहिए। HDFC बैंक नो डाउट काफी लाइमलाइट में है, लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि फेडरल बैंक यहाँ पे कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है कल के लिए। तकरीबन 164-165 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है।
हमें लगता है कि स्टॉक ऑलरेडी लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट में तो ट्रेड कर ही रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कम से कम 172 173 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से फेडरल बैंक को लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखें एट 160। ओके, आपने फेडरल बैंक को पिक किया मिड कैप बैंकिंग में। प्रशांत, आप ट्रेड क्या कैरी करेंगे? वीरू जी, मुझे एक बहुत अच्छा बेस फॉर्मेशन नजर आ रहा है पीएनबी में 125 124 के बीच। सो 121 के स्टॉप लॉस से मैं इसको रेकमेंड करूंगा, 121 का स्टॉप लॉस, और यहाँ से टारगेट होगा 132 132 133 तक। पीएनबी, फेडरल बैंक, बैंक्स रडार पे आ रहे हैं एक्सपर्ट्स के अब इस समय। मानस, आपके रडार पे कौन सा स्टॉक? तो देखिए, मेरे रडार पे भी बैंक है। सिटी यूनियन बैंक पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था, आज 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है, तो इसके फ्यूचर में खरीदारी करिए। 155 के भाव चल रहे हैं, 153 के स्टॉप लॉस से 160 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, तो टेक्निकल ग्राउंड पर अगर ट्रेड्स पिक करने हैं शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी को देखते हुए कल के लिए, तो वो तो सारी बात हो गई। मयूरेश, क्लोजिंग बहुत प्रभावशाली नहीं है, ठीक ठाक है, मतलब हम हायर लेवल्स पर सस्टेन रहे। बैंक निफ्टी में अभी भी बाधा है, कमोडिटीज का बोलबाला है। आप क्या पिक कर रहे हैं? कुछ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से अगर कैरी करना चाहें? अगर कोई इमीडिएट शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से कैरी करना चाह रहे हैं, और जो हमारे एक मार्केट्स पे इंडिया का स्क्रीनर है ब्रेकआउट ऑन वीकली बेसिस, तो वहाँ पे कोपरान रिफ्लेक्ट हो रहा है वीरू जी। आई थिंक वॉल्यूम्स हैव बीन वेरी वेरी गुड सो फार। डेली वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छी तरह से प्ले आउट हो रहे हैं, और अगर ये मूविंग एवरेजेस को जो 50 और 21 बहुत क्लोज है, जैसे मैं देख रहा हूँ एट अराउंड 250 254, ये क्रॉस कर लेता है, तो हमारी टेक्निकल टीम को लगता है कि एक अच्छी खासी मूव आ सकती है। फंडामेंटली डेडिकेटेड फैसिलिटीज़ है एपीआई के लिए, पेनिसिलिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, नंबर्स ठीक ठाक है, एंड बैलेंस शीट इज आल्सो क्वाइट स्टेबल, बट टेक्निकली काफी स्ट्रांगली प्लेस लग रहा है टेक्निकल टीम को। ओके, तो कोपरान आपके यहाँ पे शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से एक बाय है, याद रखिएगा ये BTT ट्रेड नहीं है। बट अब आते हैं जरा एक बार क्लोजिंग पर और इंडस्ट्रीज की अप्रोच पर। देखिए, क्लोजिंग निफ्टी की अच्छी है और 50 डे मार्क के ऊपर ये क्लोजिंग आ रही है एज ऑफ नाउ। एंड कंसिडरिंग आई थिंक L&T, कंसिडरिंग रिलायंस, कंसिडरिंग आई थिंक जो HDFC बैंक आखिरी के 1 घंटे में कर रहा है, लॉन्ग कैरी कर सकते हैं, बट उसमें 200 पॉइंट का रिस्क है, याद रखिएगा, क्योंकि अभी भी पुट राइटर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन जोन 22,000 ही है। बट एक चीज़ है, 22,000 है, बट ये जो गेनर्स की प्लेट है ना, लाइक HDFC बैंक, M&M, रिलायंस एंड L&T, ये कन्विक्शन दे रहा है थोड़ा सा। और हमारा जो इसके बाद इमीडिएट एक स्ट्रगलिंग का जो पॉइंट है, दैट्स 22309। निफ्टी पे कैरी कर सकते हैं, बट निफ्टी बैंक पे आई एम स्टिल नॉट श्योर। तो मैं एज ऑफ नाउ अगर थोड़ी बहुत लाइट पोजीशन, जैसे मान लीजिए आपका 4 लॉट का या 3 लॉट का काम है, तो अगर आप 1 लॉट कैरी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट याद रखिएगा वो भी करीब 22,050 22,110 तक का रिस्क इन्वॉल्व करता है। निफ्टी बैंक पे नहीं, निफ्टी बैंक पर जब तक 48,000 का जोन बाइसेक्ट नहीं होता है, तब तक आई थिंक मैं कैरी करने की राय नहीं दूंगा। बट यहाँ एक चीज़ अच्छी है कि HDFC बैंक अब क्या कर रहा है, HDFC बैंक एक पुल बैक जनरेट करता हुआ, और वो जो 9 मई की बहुत सुपर शार्प सेल ऑफ वाली कैंडल थी, उसका अप्रॉक्सीमेटली 40% लॉसेज जो है कंपनसेट कर चुका है, तो ठीक है। बट अ स्लाइट लॉन्ग पोजीशन, मतलब थोड़ी सी कम पोजीशन आप कैरी कर सकते हैं निफ्टी पर। लेके आइए जरा आप ब्रेथ इन डेरिवेटिव्स कैसी है। मेरे ख्याल से पिछले 5 सेशन 7 सेशन या फिर पिछले अगर आप 4-5 सेशंस को देखें तो उसमें सबसे अच्छी ब्रेथ, और ब्रेथ में भी जो दिग्गज है लाइक रिलायंस, लाइक L&T, इनकी प्रेजेंस जो है वो काफ़ी प्रभावशाली है। आज मेटल्स अच्छा करते हुए आपके स्क्रीन पे HAL डिफेंस स्पेस में, अंबुजा, JSPL, वेदांता, नाल्को, सबका प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग। उसके बाद शॉर्ट कवरिंग थी अदानी एंटरप्राइजेस में और दिग्गज समूह के शेयरों में। टाटा पावर पुल बैक मोड में था, सेल पुल बैक मोड में था। वोडाफोन आइडिया 4.5% ऊपर, और ACC में अच्छा मूव था, 4% यहाँ पे तेज़ी थी। और जरा लेके आइए आप शॉर्ट बिल्डअप वाला। UPL में एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद फिर कोलैप्स आया स्टॉक, सिप्ला, यूरोपियन, ग्लेनमार्क। तो जो फार्मा में कल मूव आ रहा था ना, वो आज एक सिंक हो गया, पर अपने आप में ये भी एक अच्छा संकेत है। याद रखिएगा, संकेत ये अच्छा इस लिहाज से है कि एक डिफेंसिव्स की तरफ बाजार का झुकाव एकदम से बढ़ गया था,
तो वो आज डिफेंसिव से थोड़ा एग्रेसिव स्टॉक्स की तरफ बढ़ा और लॉन्ग अनवाइंडिंग थी चोला में, पॉलीकैब में, ग्रैनुअल्स में, एक्सिस बैंक में, जेके सीमेंट में। एक स्टॉक स्क्रीन पे लेके आइएगा, दैट्स ओएनजीसी। ओएनजीसी मानस जरा ओएनजीसी पे अपनी रीडिंग दीजिएगा जरा, और मेरे ख्याल से 273.95 पे ये एक बहुत ही अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ। क्या व्यू है आपका, और कैरी के लिए कोई केस बन रहा है क्या यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए यहाँ इसको भी मैंने शॉर्टलिस्ट किया हुआ था BTST के लिए, क्योंकि अब ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको 282 के टारगेट के लिए एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना चाहिए, जहां आपके स्टॉप लॉसेस 270 रुपए के नीचे रहेंगे। जी हाँ, क्लोजिंग के वक्त कुछ स्टॉक्स का केस अगर आप देखें काफी अच्छा खासा बन रहा है। प्रकाश सर ने सुबह सुबह पिक किया था पहला स्टॉक, मेरे ख्याल से दैट वाज IRCTC, 0.4% ऊपर डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके खड़ा होता हुआ, शानदार मूव यहाँ पे। अभी तक जिस चीज़ का मुझे थोड़ा सा अभाव नजर आ रहा था, लेकिन शायद अब बात करना बनता है, एंड दैट्स आई थिंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 818 पर आके एक ऐसे क्लस्टर पे आके खड़ा हो गया है, शायद इसकी फीलिंग हमें कल ज़रूर आए। रचना जी, SBI अभी तक इसमें वो एक स्ट्रॉन्ग नंबर्स का जो इम्पैक्ट था और वो स्विंग अभी भी ड्यू है। अभी तक वो शायद रिजल्ट डे का स्विंग हाई करीब करीब 838-40 का पार नहीं हुआ है। ये जोन है क्या पिक करने को? आप PSU बैंक्स को देखिए, लुक एट PNB एट डे हाई, कैनरा बैंक एट डे हाई, SBI एट डे हाई। ये क्या आपको कन्विक्शन दे रहा है कैरी करने का इसको? जी, इसको कैरी कर सकते हैं। 8 फ्यूचर्स के हिसाब से अगर लेवल्स की बात करें तो 810 जब ये निकालेगा 808 810, तो यहाँ पे मोमेंटम में इंक्रीमेंट आना चाहिए और ये चलना चाहिए। और यहाँ पे एक 4 to 5 रुपीस का छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को अगर आप कैरी करेंगे तो ऊपर वाली साइड पे 12 to 15 रुपीस का आप टारगेट बना के 2 to 3 डेज के लिए होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, चलिए क्विकली बैन का अपडेट देता हूं। वायदा बैन में जो लाइकली कैंडिडेट्स हैं जो जा सकते हैं, अब तक पोजीशनिंग ऐसा कह रही है। अच्छा, ये तो बाहर आने वाले दिखा रहे हो आप। PNB और कैनरा बैंक 80 और 82% के आसपास, और जो जा सकते हैं उसमें अभी गाबा सर ने जो चर्चा करी जिस स्टॉक की, बिरला सॉफ्ट शायद कर्व में जाने की तैयारी कर रहा है, मोस्ट लाइकली चला जाएगा। और साथ साथ LIC हाउसिंग भी थ्रेशोल्ड पे खड़ा हुआ है। तो ये 4 स्टॉक्स रडार पे रखिएगा। श्रीकांत देखी क्या आपने? नहीं आशीष जी, अभी तक मैंने देखी नहीं है, लेकिन बिल्कुल वीकेंड में देखनी है। उसका रीजन ये है कि जो उसकी कास्टिंग है वो काफी स्ट्रांग है। हाँ। और मैंने कई बार जितने भी या तो OTT प्लेटफॉर्म पे जितने भी इसके शोज आए हैं या कुछ सीरीज आए हैं राजकुमार राव के, मैंने सभी देखे हैं, तो मुझे वो पसंद है। और उसमें अगर वो अपने नाम के साथ आ रहा है तो फिर तो, और गुरमीत सर ने भी उसको अगर रेकमेंड कर दिया तो देखना जरूरी है। हाँ ठीक है, नाम के साथ आ रहा है तो देखने लायक है। वैसे उसका ट्रेलर तो वाकई देखने लायक था, और रियल स्टोरी है जिस पर वो मूवी बनी हुई है। खैर चलिए, अब क्लोजिंग का समय आ रहा है। स्क्रीन पे चला जाए बड़ी वाली और देख ली जाए किस तरह के समीकरण बैठ रहे हैं। बढ़िया रहा भाई आज का दिन। कल हमने शुरुआती 1 घंटे लड़खड़ाने के बाद, दबाव के बाद, लड़खड़ाए गए थे, अच्छे खासे दबाव पे चले गए, तो वहां से बढ़िया पुल बैक दिया था 285 पॉइंट मोटा मोटी, उसके ऊपर जोड़ दीजिए और 115 पॉइंट के आसपास। तो कल के वो कवरिंग के मूव्स, फर्दर लेग्स 22,200 के ऊपर निफ्टी इस समय कामकाज करता हुआ, और एक इंडिया विक्स दिखाइएगा, वो कूल ऑफ हुआ नहीं, बाजार में मोमेंटम कंटिन्यू। कल भी ऊपरी से थोड़ा बहुत ठंडा पड़ना शुरू हुआ था, 16-17 तक गया था, ठंडा पड़ा था, और आज थोड़ा सा 1.25% कमजोरी के साथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसने बाजार का बीच में बहुत मूड बिगाड़ा था। खैर, निफ्टी आधे % मजबूत, निफ्टी बैंक 1/4 फीसदी थोड़ा सा सबड्यूड रहा, क्योंकि अभी जब निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आऊंगा जिसने बाजार की मदद करी थी, तो यहां पे सिर्फ HDFC बैंक नजर आएगा, तो निफ्टी बैंक थोड़ा सा पस्त था। एक बार ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप 1% उछाल के साथ, स्मॉल कैप में अच्छी तेजी थी, ब्रेथ बहुत बढ़िया थी, 3:1 से ज्यादा बेहतर एडवांसेस के फेवर में। तो मोटा मोटी 75% से ज्यादा शेयर्स इन ग्रीन मजबूती के साथ आज कामकाज कर रहे थे। इंडेक्सेस दिखाएंगे जरा आप प्लीज। अपन चर्चा कर रहे थे मेटल्स ने बहुत बढ़िया आउट परफॉर्मेंस डिलीवर करा था। मेटल्स कहां है? ये रहे।
0.3% मेटल्स में उछाल। सरकारी बैंक एसबीआई की अगुवाई में 1.25% के आसपास सरकारी, अपन ने मेटल स्टॉक्स की चर्चा करी थी, रेलवे स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स सब इसमें आ रहे हैं ज्यादातर। सीपीएसई इंडेक्स 2% से ज्यादा का मूव था। ऑटोज, हीरो मोटोकॉर्प, एमएनएम, टीवीएस मोटर सब एक्सपर्ट से चुने भी थे। ऑटोज 2% का मूव था। ओएनजीसी की तेजी अभी दिखाई थी शो खत्म करते करते। ऑयल एंड गैस एज अ स्पेस, खैर उसमें रिलायंस का मेजर कंट्रीब्यूशन, 0.25% के आसपास का उछाल। एक बार प्लीज क्विकली 50 स्टॉक्स का हीट मैप दिखाइएगा। रिलायंस ने मदद करी सबसे ज्यादा, उसके बाद लार्सन एंड टूब्रो था। रिलायंस 1.25% का गेन, लार्सन एंड टूब्रो 2.5% मजबूत था। इन दोनों स्टॉक्स ने कमान संभाली थी। जोड़ दीजिए इसमें कोई एसबीआई, और कुछ हद तक जाते जाते एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा मूड में लौटता हुआ नजर आया। दबाव में 2-3 स्टॉक्स हेवी वेट्स के तौर पे, 2 प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स, एक्सिस बैंक येरा और आईसीआईसीआई बैंक, 2/3 से 3/4% दोनों में दबाव। और एक और हेवीवेट जिसने दिक्कत करी थी वो था टीसीएस, 1% के आसपास की कमजोरी। यहां पर प्रोविजनल क्लोज है 22,200 के कंफर्टेबली ऊपर, 22,222 का इंटरेस्टिंग सा स्तर, जिस पे हमने आज के सेशन की समाप्ति करी है। बढ़िया रहा, कोई दिक्कत नहीं। हमने आज ग्लोब को आउट परफॉर्म करके दिखाया। मंगलवार का दिन बढ़िया चला गया। चलिए आज सुबह जो सीधा सौदा में, अच्छा वो अपडेट्स है नहीं अभी शायद। वीरो सेशन इंटरेस्टिंग रहा। कल हमने इंपॉर्टेंट एवरेजेस से घूमे थे, और आज सुबह भी जो चर्चा कर रहे थे, जो हमारा बेस वन था उसको ड्यूली रिस्पेक्ट करा और वहां से बढ़िया थ्रस्ट जनरेट करके दिया। कैसी लग रही है फाइनली जाते आते पोजीशनिंग? खैर अपन कल सुबह तो डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन एंड में जाते आते जहां थमे जो स्क्रीन थी देख के कंफर्ट आ रहा है नहीं आ रहा है? कंफर्ट आ रहा है। इंडेक्स से ज्यादा कंफर्ट मेरे को रिलायंस का, एलएनटी का और एचडीएफसी बैंक का बिहेवियर कंफर्ट दे रहा है। निफ्टी बैंक को अभी भी एक पिवट लेवल पार करना है आशीष, बट निफ्टी ने वेल एट 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज ये क्लोज दिया है, पर क्लोज अच्छा है। आप कह सकते हैं कि मंगलमय बीत गया, और अब बुध की बारी है। पहले आएगा मॉर्निंग कॉल, फिर मुनाफे की तैयारी की बारी है। कल से मुलाकात करेंगे आशीष। बुध की बारी है, पहले मुनाफे क्या मॉर्निंग कॉल, फिर मुनाफे की तैयारी है। मॉर्निंग तैयारी है। चलिए कल सुबह आपसे होनी है मुलाकात सीएनबीसी आवाज पे, लेकिन प्रोग्रामिंग, बढ़िया सी न्यूज कवरेज, और इनफैक्ट इस छोटे से ब्रेक के उस पार कमोडिटी पे डिटेल स्ट्रैटेजी, सब कुछ फॉलो करेगा। आप बने रहिए। नमस्कार।